चैनल मेडिकल नर्सेस। सब आज हम सॉल्व करेंगे डीएचएस स्टाफ नर्स का क्वेश्चन पेपर, जिसमें टोटल 100 क्वेश्चन रहने वाले हैं, जिनका भी अपकमिंग टाइम में एग्जाम है। अभी रिसेंट में डीएचएस मेघालय के लिए फॉर्म भरे जा रहे हैं और अपकमिंग अलग अलग स्टेट में एनएचएम स्टाफ नर्स के फॉर्म भी है जो भरे जाएंगे। जिनका भी और आने वाले समय में एग्ज़ाम है उनको मैं बता दूं कि जिन्होंने बीएसएफ का फॉर्म भरा हुआ है, डीएसएसबी का पेपर है इसी मंथ में, डीएसएसबी का अगस्त सितंबर 2 महीने पेपर चलने वाला है। नॉर्सेट के है जो फॉर्म फिलअप होने लगे हैं, वेबसाइट पे जाके आप लोग एक बार चेक कर लीजिए, नोटिफिकेशन आ गया है, आपका एग्ज़ाम डेट सब कुछ आ गया है कि दोनों फेज़ में एग्ज़ाम आपका कब कब होना है। तो यहाँ पे जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं मैं उनको बता दूं कि अपकमिंग टाइम के लिए आपको मेडिकल नर्सेज हब की ऑफिशियल बुक आ गई है। फ्लिपकार्ट पर अभी बम्पर ऑफर भी चल रहे हैं, तो आप बुक को ज़रूर ऑर्डर कीजिए। बुक में आपके 7000 से ज़्यादा क्वेश्चंस हैं जो सॉल्व हो जाएंगे। और जो लोग एएनएम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए पीडीएफ्स अवेलेबल हैं। और जो भी लोग अपकमिंग टाइम में नॉर्सेट एग्ज़ाम देने वाले हैं, आरआरबी का, रेलवे की भी वैकेंसी आने के चांसेस हैं, 2000 के आसपास वैकेंसी आने वाली हैं, तो उन सभी के लिए आप अपनी प्रिपरेशन है जो कंटिन्यू कीजिए। आज के पेपर में नॉन नर्सिंग क्वेश्चन नहीं है, ओनली नर्सिंग है। जो आपका डीएचएस का सिलेबस है जिसमें 2020 करके पूरा सिलेबस है जो डिवाइड किया जाता है, सेम एज वैसे 1 2 3 क्वेश्चन तो आप देख ही पा रहे हैं यहाँ पे। और जो भी लोग बुक ऑर्डर करते हैं तो आपको फ्लिपकार्ट के साथ साथ यदि इनकेस कुछ लोगों की बुक फ्लिपकार्ट पे जो भी आप एड्रेस रॉन्ग डाल रहे हो या पेमेंट मेथड जो भी अपना रहे हो, तो उसके कारण 1 या 2 लोगों की बुक है जो रिजेक्ट हुई है। तो यदि आपकी बुक फ्लिपकार्ट से ऑर्डर नहीं हो पाती है तो आप डायरेक्ट बुक को भी ऑर्डर कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर के थ्रू। बुक आपको है जो जैसे ही आप बुक ऑर्डर करते हैं विदिन 1 डे के अंदर आपको बुक है जो कोरियर कर दी जाएगी। 1 वीक और 8 डेज में आपकी बुक है जो पहुंच जाएगी। तो जो भी लोग बुक है जो लेना चाहते हैं फ्लिपकार्ट से ले लीजिए, अभी ऑफर चल रहे हैं फ्लिपकार्ट की तरफ से, मेरी तरफ से भी। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है आपको, विच इज अ पॉलीपेप्टाइड हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय पैराफॉलिकुलर सी सेल्स ऑफ थायराइड ग्लैंड। यहाँ पे 2 क्वेश्चन तो आपको दिख ही रहे होंगे। तो यहाँ पर कौन सी ग्लैंड है, सॉरी थायराइड ग्लैंड की जो सी सेल्स हैं, पैराफॉलिकुलर सी सेल्स हैं थायराइड ग्लैंड की, कौन से पॉलीपेप्टाइड हार्मोन को प्रोड्यूस करती हैं? तो हो गया कैल्सीटोनिन। क्या हो गया? कैल्सीटोनिन। यहाँ पर पैराथ हार्मोन पैराथायराइड ग्लैंड रिलीज करती हैं, T3 T4 भी थायराइड करेंगी, लेकिन पैराफॉलिकुलर सेल्स की बात की गई है। किसकी? पैराफॉलिकुलर सेल्स, सी सेल्स की बात की गई है, इसीलिए यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा? क्या होगा? कैल्सीटोनिन। कैल्सीटोनिन का काम क्या होता है? आपकी बॉडी में किसको रेगुलेट करना? कैल्शियम के मेटाबॉलिज्म को और एब्जॉर्प्शन को रेगुलेट करने का काम कौन करता है? कैल्सीटोनिन। पैराफॉलिकुलर सेल्स को, जो यहाँ पर पैराफॉलिकुलर है, इसको सी सेल्स के नाम से भी जाना जाता है। याद रखना है आपको, सी सेल्स और पैराफॉलिकुलर सेल्स, इनका मेन फंक्शन यही होता है प्राइमरी, कि ये कैल्सीटोनिन को रिलीज करते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर आपका क्वेश्चन, विच इज अ क्रेनियल नर्व फिफ्थ है। सबको पता है यहाँ पर कि क्रेनियल नर्व 5वें नंबर की कौन सी है। टोटल 12 पेयर में क्रेनियल नर्व्स होती हैं। कितनी होती हैं? 12 पेयर में। अब 5वें नंबर की यदि पूछ ली तो वो क्या होगी? ट्राइजेमिनल। 5th नंबर की क्या होगी? ट्राइजेमिनल। ऑल्फैक्टरी कौन से नंबर की होगी? फर्स्ट। ऑप्टिक सेकंड। फेशियल कौन से नंबर की कहलाएगी? 7th नंबर की। ऑप्टिक सेकंड है, फेशियल 7th, और ट्राइजेमिनल यहाँ पे क्या हो गई? 5th नंबर की। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, ट्राइजेमिनल नर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन से हम देखेंगे, यहाँ से आपको अभी आंसर है जो विजुअलाइज नहीं होंगे। आई होप आपको प्रॉपर स्क्रीन है जो शो हो रही हो। लास्ट 2-3 क्लास से आप लोगों की कंप्लेन है कि स्क्रीन है जो कट रही है आपकी, बट मैं यहाँ से सिलेक्ट तो पूरे एंटायर स्क्रीन को करती हूँ। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, द अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट फॉर्म्ड इन ऑल दी नेफ्रॉन्स ऑफ बोथ किडनीज इन 1 मिनट इज टर्म्ड एज। यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, एक जो अमाउंट है, दोनों किडनियों के जो नेफ्रॉन है, एक अमाउंट में क्या करते हैं? फिल्ट्रेशन करते हैं। क्या करते हैं? फिल्ट्रेशन करते हैं। तो 1 मिनट में जो फिल्ट्रेशन होगा नेफ्रॉन्स के थ्रू, नेफ्रॉन को एक्सक्रीटरी सिस्टम की सबसे छोटी यूनिट के नाम से जाना जाता है, फंक्शनल यूनिट के नाम से जाना जाता है। क्या है? नेफ्रॉन। ब्रेन से रिलेट करता पूछे तो न्यूरॉन। तो नेफ्रॉन है जो
1 मिनट में किडनी के जो नेफ्रॉन 1 मिनट में जितना जो फिल्ट्रेशन करते हैं वो रेट क्या कहलाएगी? फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, ग्लोमेरुलर कैपिलरी प्रेशर या फिर कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर क्या कहलाएगा? तो ये कहलाएगा आपका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। क्या होगा? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। और जो नॉर्मल होती है वो कितनी होती है? जीएफआर। नॉर्मल जीएफआर कितनी होती है? 125 ml पर मिनट। नॉर्मल जीएफआर यदि पूछे तो 125 ml पर मिनट। और पर डे के हिसाब से हम बात करें तो 180 लीटर पर डे। कितना? 180 लीटर पर डे। 1 मिनट में कितना? 125 ml। क्या है? 1 मिनट में 125 ml और एक दिन में 180 लीटर। यहाँ पे याद रखना 1 मिनट में 125। तो यहाँ पर जो 1 मिनट का पूछा है कि 1 मिनट में यहाँ पर कितना होगा, तो 1 मिनट में जीएफआर कितनी होगी? 125। तो 1 मिनट में जो दोनों नेफ्रॉन किडनीज के जो दोनों किडनी के नेफ्रॉन है जो फिल्टर करने का काम कर रहे हैं वो कहलाता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। 1 मिनट में 125 ml। नेक्स्ट वन इज द लॉन्गेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन ऑफ द बॉडी। तो हमारे शरीर की सबसे लॉन्ग और स्ट्रॉन्ग हड्डी कौन सी है? रेडियस, फीमर, अल्ना या फिर स्कैपुला। सबसे लंबी और सबसे स्ट्रॉन्ग बोन सबको पता होगा कौन सी है, तो वो है फीमर, जिसको थाई बोन के नाम से भी जाना जाता है। क्या है? फीमर और थाई बोन। यहाँ पर यदि आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो याद रखना है आपको कि हमारे शरीर की सबसे लंबी, सबसे स्ट्रॉन्ग मतलब लॉन्ग और स्ट्रॉन्ग हड्डी कौन सी है? वो है फीमर। नेक्स्ट इज यदि छोटी पूछ लें तब आप क्या कहेंगे? स्टेपस, जो कान में पाई जाती है। नेक्स्ट वन पेप्सिनोजेन इट सीक्रेटेड बाय। यहाँ पर कुछ सेल्स दी हुई हैं, उनके नाम बताए गए हैं कि जो पेप्सिनोजेन का सीक्रेशन है कौन करेगा? चीफ सेल्स, पैराइटल सेल्स, गॉबलेट सेल्स या फिर पैंक्रियाज। यहाँ पर जितनी भी सेल्स है अलग अलग कुछ ना कुछ है जो रिलीज करती हैं। तो यहाँ पर जो पेप्सिनोजेन है इसको सीक्रेट कौन करेगा? इसको सीक्रेट करेंगी चीफ सेल्स। क्या है? चीफ सेल्स। पैराइटल सेल क्या रिलीज करती है? HCl। जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, इंट्रिंसिक फैक्टर होते हैं, इनको रिलीज कौन करता है? पैराइटल सेल्स, जिनको ऑक्सेंटिक सेल्स के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट वन इज बैसिलस ऑफ ट्यूबरक्लोसिस वाज डिस्कवर्ड बाय। तो यहाँ पर जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के लिए जो बैसिलाई मतलब जो बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल है, इसकी खोज किसने की थी? नेसर, हैंसन, रॉबर्ट कोच या फिर जोसेफ लेसर। ये चारों नाम बहुत ही फेमस माइक्रोबायोलॉजिस्ट के नाम है। ट्यूबरक्लोसिस के लिए पूछा है बैसिलस ऑफ ट्यूबरक्लोसिस की माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लाई की खोज तो वो की थी रॉबर्ट कोच ने। किसने? रॉबर्ट कोच ने। हैंसन ने की थी लेप्रोसी के बैक्टीरिया के लिए, जो माइकोबैक्टीरियम लेप्रा है इसके लिए खोज किसने की थी? हैंसन ने। और इसीलिए लेप्रोसी का दूसरा नाम भी क्या पड़ गया? हैंसन्स डिसीज। नेक्स्ट वन नॉर्मल फ्लोरा विच लाई ऑन और इन आवर बॉडी विथ कंप्लीट हार्मोनी विदाउट कॉजिंग डैमेज इज कॉल्ड। तो यहाँ पर कहा गया है कि नॉर्मल फ्लोरा है जो हमारी बॉडी में रहते हैं, हमारी बॉडी को बिना नुकसान पहुंचाए हुए, हमारी बॉडी को बिना नुकसान पहुंचाए हुए आराम से रहते हैं, तो वो क्या है? सेप्रोफाइट्स, कॉमेंसेल्स, ट्रू पैथोजेंस या फिर फैकल्टिव पैथोजेंस। क्या होंगे? जो हमारे शरीर में आराम से है, जो अपना जीवन बिता रहे हैं लेकिन अपने लिए कुछ हार्म नहीं पहुंचा रहे हैं, तो वो कहलाते हैं एक तरीके के कॉमेंसल ऑर्गेनिज्म और कॉमेंसल बैक्टीरिया। जैसे जो हमारे बॉडी में जो फ्लोरा है, गट्स में जो फ्लोरा है, क्या करते हैं? हमारी हेल्पफुल है। तो वही यहाँ पर है कि विदाउट हार्मिंग हमारी बॉडी को रहने वाले बैक्टीरिया हमारी बॉडी में वो क्या कहलाते हैं? कॉमेंसल्स। जैसे कुछ कॉमेंसल्स के एग्जाम्पल आपको पता हो तो आप भी यहाँ पे कमेंट बॉक्स में लिखना।
बट मैं भी बता दूं आपको कि जैसे लैक्टोबैसिलस हो गया, लैक्टोबैसिलस तो मेन है यहाँ पर, जो कि हमारी बॉडी में रहता है, हमारी जो गट्स हैं उनको क्या करता है, हेल्प करता है। नेक्स्ट वन, स्फेरिकल और ओवल शेप्ड बैक्टीरिया आर क्लासिफाइड एज, तो जो स्फेरिकल और ओवल शेप के बैक्टीरिया है वो कौन से हैं, बैसिलाई, स्पाइरेला, विब्रियोज या फिर कोकाई। तो यहाँ पर शेप ऑफ द बैक्टीरिया पता होंगे तब आप बता पाएंगे कि कौन सा होगा। तो शेप ऑफ बैक्टीरिया में जो स्फेरिकल शेप में होगा, क्या होगा, स्फेरिकल शेप में होगा, वो होगा यहाँ पर कोकाई। क्या होंगे, कोकाई शेप, कोकाई हैं जो किस शेप के होंगे, स्फेरिकल शेप में। स्पाइरल में पूछे यदि, यहाँ पे स्फेरिकल पूछा है तो वो क्या होंगे, कोकाई होंगे। स्पाइरल में पूछे तो स्पाइरल में आपका विब्रियो आएगा, यहाँ पे स्फेरिकल है, मैं स्पाइरल की बात कर रही हूँ। स्पाइरल शेप में पूछे तो विब्रियोज आएगा। और जो यहाँ पर कोकाई है, क्या है, जितने भी कोकाई कैटेगरी के स्फेरिकल और ओवल शेप में और एक क्लस्टर में रहते हैं। इनकी एक खासियत होती है कि ये गुच्छों में रहेंगे, क्लस्टर में रहेंगे। नेक्स्ट इज इन्फेक्शियस डिसीज ट्रांसमिटेड फ्रॉम एनिमल टू ह्यूमन बीइंग इज कॉल्ड, तो जो इन्फेक्शियस डिसीज एनिमल से ह्यूमन बीइंग में हो जाए वो क्या कहलाएगी। जैसे आपको या किसी और को कुत्ते ने काटा, आपको रेबीज हुआ, तो जो एनिमल से ह्यूमन में डिसीज होगी क्या होगी, अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन, वर्टिकल ट्रांसमिशन, जूनोसिस या फिर नोसोकॉमियल। चारों एग्जाम में आते हैं। अपॉर्चुनिस्टिक का मतलब होता है कि हमारे शरीर में, यहाँ पे क्वेश्चन में कहा कि ऐसी डिसीज जो एनिमल से ह्यूमन बीइंग में ट्रांसफर हो सकती है, तो वो कौन सी होगी। तो अपॉर्चुनिस्टिक जो फर्स्ट ऑप्शन, इसका मतलब होता है हमारे शरीर में जब कोई और बीमारी हुई हो, उस दौरान आपके शरीर में मौका देख के कोई बैक्टीरिया चौका लगाने का काम कर जाए, वो होगा। वर्टिकल, माँ से बच्चे में, इससे मदर टू बेबी में जो फीटस में जाएगी वो होगी। नोजोकॉमियल, यदि आप 48 घंटे तक हॉस्पिटल में रहे और हॉस्पिटल से होने वाली बीमारी आप लेके आ गए तो कहलाती है हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। जूनोसिस, जू मतलब होता है एनिमल, कोई डिसीज आपको एनिमल से ह्यूमन बीइंग में होती है वो कहलाती है जूनोसिस, याद रखना। अपॉर्चुनिस्टिक मतलब मौका देख के चौका लगाने वाली बीमारी, आपके शरीर में वीकनेस है, इम्यूनिटी वीक है, उस दौरान कोई भी बैक्टीरिया आपकी बॉडी में एंटर कर जाए या फिर आप पहले से कोई समस्या से गुजर रहे हो और एक और बीमारी आ जाए। वर्टिकल, माँ से बच्चे में होने वाली। नोजोकॉमियल, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, हॉस्पिटल में 48 से 72 घंटे रहने के बाद जो इन्फेक्शन आपको लग जाए वो होगा। नेक्स्ट इज मॉडिफाइड एसिड फास्ट स्टेनिंग, कॉमनली यूज्ड फॉर स्टेनिंग माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, तो ये जील नेल्सन स्टेनिंग है, सबको पता है जेडएन स्टेनिंग और जील नेल्सन स्टेनिंग यूज की जाती है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की स्टेनिंग के लिए। जो एसिड फास्ट बैसिलाई है, एसिड फास्ट क्या है यहाँ पर, वो है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया, और इसके लिए जो स्टेनिंग यदि कॉमन स्टेनिंग पूछी जाए तो वो थी जील नेल्सन स्टेनिंग। क्या होगी, जील नेल्सन स्टेनिंग। नेक्स्ट वन, द मोस्ट प्रिमिटिव स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन पर्सनालिटी ऑपरेटिंग अकॉर्डिंग टू द प्लेजर प्रिंसिपल इज कॉल्ड एज, यहाँ पर प्रिमिटिव स्ट्रक्चर एक ह्यूमन पर्सनालिटी के ऊपर बात की जा रही है, जो कि प्रिंसिपल इसका क्या है, प्लेजर, प्लेजर प्रिंसिपल पे काम करेगी। वो क्या होगी, ईगो, आईडी, सुपर ईगो या फिर कॉन्शियस लेवल। क्या होगी, हमारी पर्सनालिटी में आईडी, ईगो, सुपर ईगो होता है, लेकिन जो प्लेजर प्रिंसिपल पर काम करेगा वो होता है आईडी। क्या होगा, आईडी। नेक्स्ट वन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा है आईक्यू का सही फॉर्मूला। आईक्यू क्या है, मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100, रिट्राइवल, क्रोनोलॉजिकल एज डिवाइडेड बाय मेंटल एज इंटू 100 या फिर नन ऑफ द अबव। आईक्यू फॉर्मूला आपको एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है आईक्यू फॉर्मूला। तो आईक्यू का मतलब होता है इंटेलिजेंसी क्वांटिट। अब इसकी यदि आपको एग्जाम में क्लासेस पूछी जाती है, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर या फिर प्रोफाउंड, क्या है, मेंटल रिटार्डेशन की क्या होती हैं, क्लासेस होती हैं कि किस कैटेगरी में है। तो यहाँ पर पहले फॉर्मूला हम समझते हैं। फॉर्मूला यहाँ पे क्या है, मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज। क्या है, मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज।
इंटू 100, तो वो होगा यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। अब यहाँ पे यदि बात की जाए आईक्यू लेवल की, इसकी आईक्यू लेवल की, तो होता है माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर एंड प्रोफाउंड। माइल्ड में आईक्यू लेवल कितना होता है? 55 टू 70 की रेंज तक में, कितना? 55 से 70। मॉडरेट में 40 से 54, 54। सीवियर में रहता है आपका 25 से 39 के बीच में। और जो प्रोफाउंड है इसमें पर्सन को लेस देन 25 जो आईक्यू लेवल रहेगा, इसमें पर्सन को ट्रीटमेंट की, हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ती। सीवियर और प्रोफाउंड दोनों में। माइल्ड में इंटरमीडिएट, मतलब थोड़ी बहुत पर्सन को आपकी हेल्प की जरूरत पड़ेगी, बाकी वो सब कुछ कर लेगा। लिमिटेड में कुछ कुछ हद तक है जो काम कर पाएगा वो अपने। सीवियर और प्रोफाउंड में पर्सन को क्या है, आपकी फुली हेल्प की जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट वन, the ego defense mechanism in which unconsciously discharging pent up feeling to less threatening। तो यहाँ पर कौन सी डिफेंस मैकेनिज्म यूज की जाएगी जो आपकी, यहाँ पे देखिए कौन सी डिफेंस मैकेनिज्म यूज की जाएगी जो अनकॉन्शियसली डिस्चार्जिंग पेंट अप फीलिंग, जो आपकी ऐसी दबी हुई इच्छाएं हैं जो कम डरावनी टाइप की होंगी, किसी दूसरे पे है जो थोपी नहीं जाएंगी, वो क्या होंगी? रिग्रेशन, डिनाइल, डिस्प्लेसमेंट या फिर कन्वर्जन। कौन सी डिफेंस मैकेनिज्म होगी? सभी आपने पढ़ी हैं, तो वो होगी यहाँ पर आपकी डिस्प्लेसमेंट। क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट वन, मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ एक्चुअल परसेप्शन इज। यदि मिस इंटरप्रिटेशन, जो एक्चुअल परसेप्शन को आप मिस इंटरप्रिटेट करके फील करते हैं, देखते हैं, तो वो क्या है? हेल्यूसिनेशन, इल्यूजन, लिमिटेड अटेंशन या फिर परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन। तो आप कोई सा भी एग्जाम दे रहे हो, चाहे DSSB, चाहे नॉरसेट, BSF, DHS, NHM, यदि आपको साइकेट्रिक पूछी जाती है, साइकोलॉजी पूछी जाती है, तो इल्यूजन, हेल्यूसिनेशन और डिल्यूजन, इनमें से एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो आपको ये तीनों तो पढ़ के ही जाना है, इन तीनों में से एक क्वेश्चन जरूर आता है। मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ एक्चुअल परसेप्शन, दैट इज कॉल्ड द इल्यूजन। क्या होगा? इल्यूजन। नेक्स्ट वन, एन ऑटोमेटिक लर्न बिहेवियर पैटर्न दैट enables an individual to handle specific type of environmental situation easily is termed as। ऑटोमेटिक लर्निंग बिहेवियर है जिसमें पर्सन कुछ स्पेसिफिक इन्वायरमेंट में कुछ अच्छी अच्छी चीज़ों को सीखता है। वो क्या है? परसेप्शन है, अटेंशन है, मेमोरी है या फिर हैबिट है? ऑटोमेटिक लर्निंग बिहेवियर है। ऑटोमेटिक लर्निंग बिहेवियर है, वो क्या कहलाएगा? परसेप्शन तो ये होगा नहीं, ना अटेंशन होगी, ना ये आपकी याददाश्त होगी आपकी हैबिट्स, जो आप अपने आप बदल भी सकते हैं, सुधार भी सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। किसी किसी को हैबिट होती है खाते खाते टीवी देखना, किसी किसी की हैबिट में होता है कि चलते चलते फ़ोन चलाना। तो ये सब क्या है? आपके बिहेवियरल पैटर्न में रहेंगे। तो ये होगा आपका हैबिट और आदत। नेक्स्ट इज द प्रोसेस ऑफ लर्निंग दैट enables the learner to perform social roles and ability to participate in social system। तो यहाँ पर प्रोसेस ऑफ लर्निंग है जिसमें पर्सन को सोशली जो भी चीज़ें होती हैं उनमें पार्टिसिपेट करने के साथ साथ कुछ चीज़ों को सीखना भी है। तो किस कैटेगरी में आएगा? सोशलाइजेशन, ग्रुप मोरल, सोशल चेंज या फिर सोशल सिक्योरिटी। यहाँ पर सीखने की बात की जा रही है कि आप सोसाइटी में जाके लोगों के साथ रहेंगे, उठेंगे, बैठेंगे, तो जो आप वहाँ के रूल्स हैं, जो भी चीज़ें सीखने लायक है वो सब सीखेंगे। वो तो कहलाएगा आपका क्या? सोशलाइजेशन। क्या होगा? सोशलाइजेशन। ये आपके मोरल नहीं होंगे, ना सिक्योरिटी होगी, ये होगी सोशलाइजेशन, क्योंकि यहाँ पर आपको सीखना है कुछ ना कुछ। नेक्स्ट वन, द टाइप ऑफ फैमिली in which mother plays a dominant role in the family is। तो एक फैमिली है यहाँ पर जिसमें माँ है जो डोमिनेंट रोल प्ले करती है।
कौन सी होगी? मैट्रीलोकल, मैट्रियार्चियल, पैट्रीलोकल या फिर पैट्रियार्चियल, कौन सी फैमिली होगी? यदि फादर का डोमिनेंट रोल प्ले होता तब वो कहलाती कौन सी? पैट्रियार्चियल। फादर के लिए होता क्या है? पैट्रियार्चियल। यहाँ पे फादर के लिए है, किसके लिए है? ये फादर के लिए। लेकिन मदर के लिए बात की गई है तो वो होगी मैट्रियार्चियल फैमिली। कौन सी? मैट्रियार्चियल फैमिली। अब यहाँ पर दो ऑप्शन और हैं आपको, मैट्री लोकल या फिर पैट्रीलोकल। तो मैट्रीलोकल का मतलब होता है कि जो डॉटर है अपने, डॉटर है जो अपने शादी के बाद है जो अपनी फैमिली के यहीं आके रहे, हस्बैंड है जो डॉटर के यहाँ पे सॉरी वाइफ के घर आके रहे, जमाई बन के रहे, तो वो कहलाता है मैट्रीलोकल। पैट्रीलोकल का मतलब क्या होगा? जब लड़की लड़के के घर जाके शादी करके रहे, वो होगा यहाँ पर, जो कि इंडिया में तो एक कॉमन सिस्टम है। तो यहाँ पर मैट्रियार्चियल में मदर डोमिनेंट रोल प्ले करेगी, पैट्रियार्चियल में फादर। मैट्रीलोकल में क्या होगा? जो लड़की है आफ्टर मैरिज भी अपने मम्मी पापा के साथ रहे, लेकिन जिस लड़के से शादी की है वो आके उसके मम्मी पापा के घर रहे। नेक्स्ट वन, द टाइप ऑफ अरेंज मैरिज इन विच वन वुमेन मैरिज सेवरल मैन इज। तो यहाँ पर कौन सी शादी होगी ऐसी जिसमें एक लेडी है जो बहुत सारे मैन से शादी करेगी? मोनोगोमी, पॉलीएंड्री, ग्रुप मैरिज या फिर पॉलीगैमी मैरिज। तो ऐसी शादी जिसमें एक लेडी, वन वुमेन मैरी सेवरल मैन, क्या है? वन वुमेन मैरी सेवरल मैन, तो वो कहलाती है यहाँ पर कौन सी? पॉलीएंड्री मैरिज। क्या है? पॉलीएंड्री मैरिज। इंडिया में सिस्टम है मोनोगैमी का, एक ही शादी होना। और यहाँ पर बात करें पॉलीगैमी की तो मतलब एक लड़का एक से ज्यादा लड़की से शादी करे, 2 से 3 से, तो वो कहलाती है पॉलीगैमी मैरिज। क्लियर? अब यहाँ पे पॉलीएंड्री मैरिज से आप समझिए कि एक वुमेन ने बहुत सारे मेन से शादी की, तो जैसे महाभारत में द्रौपदी की शादी हुई। अपोजिट टू दैट कृष्ण भगवान ने 16,000 रानी पटरानियों से शादी की थी, तो वो हो गई पॉलीगैमी मैरिज। क्लियर? नेक्स्ट वन, द टाइप ऑफ फैमिली विच कंसिस्ट ऑफ ब्लड रिलेशन टुगेदर विथ देयर मेट्स एंड देयर चिल्ड्रन इज। तो यहाँ पर ऐसी शादी जिसमें ब्लड रिलेशन में भी शादी हो जाती है तो वो कौन सी होगी? कंजुगल फैमिली, न्यू लोकल, कंसेजेनियस फैमिली या फिर एबन्यू लोकल फैमिली। कौन सी यहाँ पर फैमिली होगी जिसमें ब्लड रिलेशन में शादी हो जाती है? तो वो होती है कंसेजेनियस फैमिली। इस के फायदे भी होते हैं, नुकसान भी होते हैं। नुकसान ये होते हैं कि कोई जेनेटिक यदि बीमारी है तो वो एक से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होती जाएगी, एक से दूसरे में होती जाएगी। तो जब भी आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो आप यदि मैरिड हैं तो आपसे पूछा जाता है कंसेजेनियस मैरिज तो नहीं हुई आपकी, मतलब ब्लड रिलेशन में शादी तो नहीं हुई, तो वही कहलाता है कंसेजेनियस फैमिली। नेक्स्ट वन, सोशल ग्रुप विथ वी फीलिंग एंड लिविंग इन गिवन एरिया इज। तो सोशल ग्रुप जिसका नाम है वी फीलिंग, एक ही एरिया में रहते हैं, क्या है? फैमिली है, सोसाइटी, रेस या कम्युनिटी। तो एक ही एरिया में रहने की बात की गई है, घर में की बात नहीं की गई है, तो वो होगी कम्युनिटी। यहाँ पर बहुत सारे लोगों के बारे में बात की जा रही है, तो क्या होगा? कम्युनिटी। आंसर होगा आपका क्या? ऑप्शन नंबर डी, कम्युनिटी। नेक्स्ट वन, द फर्स्ट स्टेप टू बी फॉलोड बाय अ हेल्थ केयर वर्कर हु सस्टेन्ड अ निडल स्टिक इंजरी। तो यहाँ पर एक हेल्थ केयर वर्कर के लिए यदि निडल स्टिक इंजरी हो जाती है तो पहला स्टेप क्या होगा? ऑप्शन में है आपको, इन्फॉर्म द सुपरवाइजर इमीडिएटली, स्क्वीज द एरिया एंड एक्सपेल द ब्लड, वॉश विथ सोप एंड वाटर, क्लीन विथ प्रोबिडीन आयोडीन एंड कवर द एरिया। तो एज ए हेल्थ केयर वर्कर आप हॉस्पिटल में इंजेक्शन एडमिनिस्टर करते हैं, तो यदि आपको निडल स्टिक इंजरी हो जाए तो आपका फर्स्ट पॉइंट क्या होगा? सुपरवाइजर को बताएंगे कि जो इस एरिया में निडल प्रिक हुई है वहाँ आपका ब्लड एक्सपेल करेंगे, स्क्वीज करेंगे आप, या क्लीन करेंगे प्रोबिडीन आयोडीन से, वो कवर कर लेंगे, या बहुत साबुन से धुल लेंगे। तो एज ए हेल्थ केयर वर्कर आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए कि आपको क्या करना है? वॉश करना है सोप एंड वाटर से। देन आफ्टर
आपको अपने हॉस्पिटल में ही इंजेक्शन अवेलेबल है तो वो लगवा लेना है, वैक्सीन है तो वो लगवा लेनी है। तो यहाँ पर निडल स्टिक इंजरी का सबसे ज़्यादा रिस्क क्यों है? क्योंकि यदि जिस पर्सन में आप इंजेक्शन लगा के आए और उसकी निडल में कुछ ब्लड अमाउंट रह गया होगा, उसको कुछ बीमारी है, कुछ और दिक्कत है, तो वो आपको होने के चांसेस रहेंगे, इसलिए। नेक्स्ट वन, द मेथड ऑफ डिस्पोजल of discarded medicine and cytotoxic drug, outdated, contaminated and discarded medicine है, तो यहाँ पर इसको किस तरीके से आप डिस्पोज करेंगे? एक्सपायर्ड मेडिसिन है, साइटोटॉक्सिक है, किस तरीके से उनको डिस्पोज करेंगे? ऑटोक्लेविंग आफ्टर म्यूटिलेशन एंड थ्रेडिंग से, सिक्योर लैंडफिल आफ्टर म्यूटिलेशन एंड थ्रेडिंग, इंसिनरेशन विदाउट म्यूटिलेशन एंड थ्रेडिंग या माइक्रोवेविंग। ऑटोक्लेव मेडिसिन नहीं की जाएंगी, इंसिनरेट नहीं की जाएंगी, ना माइक्रोवेव यूज किया जाएगा। यहाँ पर होगा लैंडफिल। क्या होगा? सिक्योर्ड लैंडफिल आफ्टर म्यूटिलेशन एंड थ्रेडिंग। म्यूटिलेशन और थ्रेडिंग के बाद है क्या किया जाएगा? यहाँ पर थ्रेडिंग है जो की जाएगी। म्यूटिलेशन का मतलब होता है कि किसी अलग तरीके से, क्या है, जो अलग तरीके से उनको क्या करना है, एक साइड सेपरेटली डिस्ट्रॉय करना है, आफ्टर डिस्ट्रॉय करके उनको लैंडफिल में सिक्योर करना है, तो वो कहलाएगा यहाँ पर सिक्योर्ड लैंडफिल आफ्टर म्यूटिलेशन और थ्रेडिंग। नेक्स्ट वन, while discussing about post exposure prophylaxis for hepatitis B infection, the correct procedure of exposure prophylaxis for unvaccinated healthcare worker in the source is known as, सोर्स भी अननोन है। अब यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन को समझिए पहले आप कि यदि आपको पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस के बारे में बात कर रहे हैं हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन को लेके, तो एक सही प्रोसीजर क्या होगा? जब एक अनवैक्सीनेटेड हेल्थ वर्कर हो, मतलब हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन नहीं लगी हो और सोर्स का भी पता नहीं हो, अननोन हो, तब क्या करेंगे आप? पोस्ट एक्सपोजर मतलब आफ्टर आपको निडल प्रिक हो गई, आप अनवैक्सीनेटेड हैं, देन आफ्टर आप क्या करेंगे? पता भी नहीं कि किसकी निडल लगी है। कंप्लीट द 3 doses वैक्सीनेशन एंड 013 डोज, एडमिनिस्टर 2 dose of hepatitis B immunoglobulin 1 month apart, administer 1 dose of hepatitis B immunoglobulin and complete vaccination and 013 doses, या फिर एडमिनिस्टर 2 doses of hepatitis B immunoglobulin 1 month apart and complete vaccination and 013 dose। क्या करेंगे आप? यदि आफ्टर निडल प्रिक हो गई है आपको हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन के बारे में, पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस के बारे में, या फिर आप डिस्कस करते हैं, सही प्रोसीजर क्या होगा? अनवैक्सीनेटेड मतलब वैक्सीन भी नहीं लगी आपको। आप बहुत सारी जगह फॉर्म भरते हैं जब नर्सिंग वाले या पैरामेडिक्स में, तो उनको एक सेक्शन रहता है कि आप हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन है तो लगवाए हुए हैं नहीं, इसीलिए होता है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है? एडमिनिस्टर 1 dose of hepatitis B immunoglobulin and complete vaccination in 013 डोज। 3 डोज लेने, 0 डोज फर्स्ट एंड थर्ड डोज यहाँ पे लेना है। कब? बी इम्यूनोग्लोबुलिन के बाद। क्लियर? नेक्स्ट, वेलफ्लेक्स रिएक्शन इज यूज टू डायग्नोज विच डिसीज। वेलफ्लेक्स रिएक्शन किसके लिए यूज किया जाता है? रिक्टीसिया, माइकोप्लाज्मा, क्लेमाइडिया फिर क्लोरेस्टिडिया, किसके लिए यूज किया जाएगा? वेलफ्लेक्स रिएक्शन यूज किया जाता है रिक्टीसिया डिसीज को डायग्नोज करने के लिए। किसके लिए? रिक्टीसिया डिसीज को डायग्नोज करने के लिए। वेलफ्लेक्स टेस्ट, यहाँ पर नाम याद रखें आप, रिक्टीसिया को डायग्नोज करने के लिए। रिक्टीसियल फीवर और रिक्टीसिया जो कि एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, रिक्टीसिया नाम के बैक्टीरिया से हो गए। तो यहाँ पर आपको रॉकी माउंटेन फीवर, जो आपने एक नाम सुना है, इसी से मिलता जुलता है। तो यहाँ पर रिक्टीसिया से रॉकी माउंटेन होगा, स्पॉटेड फीवर होता है, एपिडेमिक टाइफस होगा, म्यूरिन टाइफस होगा। तो इसके लिए एक टेस्ट किया जाता है, वो होता है वेलफ्लेक्स टेस्ट। क्या होगा? वेलफ्लेक्स टेस्ट। यदि रिक्टीसिया की जगह आपको म्यूरिन टाइफस दे दें, एपिडेमिक टाइफस दे दें या रॉकी माउंटेन दे दें, तो उसमें भी वेलफ्लेक्स रिएक्शन टेस्ट से डायग्नोसिस है जो किया जाएगा। नेक्स्ट इज
बेस्ट प्रोसीजर फॉर मैनेजिंग अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन इज इन इन्फेंटिज। यदि इन्फेंट है मतलब 1 साल से कम उम्र के बच्चे की बात की जा रही है, अपर एयरवे में ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है, तब क्या करेंगे? हेमलिच मैन्यूवर, 5 बैक स्लैप एंड 5 चेस्ट थ्रस्ट, ब्लैक स्लैप कंटिन्यूअसली विथ टिल ऑब्जेक्ट एक्सपेल्ड आउट ऑफ एब्डोमिनल कंप्रेशन। यदि इन्फेंट की बात की जाए तो मैंने आपको बताया था 5 बैक ब्लो इन 5 चेस्ट थ्रस्ट, 5 बैक ब्लो इन 5 चेस्ट थ्रस्ट। बड़े हैं, एडल्ट हैं तो हेमलिच, क्या है? एडल्ट हैं तो हेमलिच, और यदि बड़े बच्चे हैं तो 5 बैक स्लैप एंड 5 चेस्ट थ्रस्ट। इन्फेंट को अपने नी पर एक हाथ के ऊपर पोजीशन देके है जो आपको उल्टा लेना है। बड़ों में एडल्ट में पूछे तो हेमलिच मार्क करना, 5 बैक स्लैप 5 चेस्ट थ्रस्ट मत करना। नेक्स्ट वन इज what should rescuer do after the automated external defibrillator delivers shock while doing BLS और ACLS। यदि BLS और ACLS करते हैं आप तो यहाँ पर क्या करेंगे एज अ रेस्क्यूअर? इमीडिएटली check the carotid pulse for not more than 10 seconds. Immediately restart CPR beginning with chest compression. Wait for the AED to reanalyze the rhythm and provide 2 breaths to the victim. तो यहाँ पर क्या करेंगे आप? AED है, AED डिलीवर कर रहे हैं, शॉक का मरीज है, सॉरी शॉक दे रहे हैं मरीज को, आपने देखा होगा शॉक देते हैं आप BLS और ACLS में। यहाँ पे आपको क्या करना है? इमीडिएटली CPR स्टार्ट करना है, साथ में चेस्ट कंप्रेशन के, इसके चेस्ट कंप्रेशन के साथ में CPR देना स्टार्ट करना है। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइंडिंग वुड द नर्स एक्सपेक्ट टू असिस्ट इन हाइपर कैल्सेमिया। यदि ब्लड सीरम में कैल्शियम का लेवल बढ़ जाए तो नर्स आप क्या है जो एक्सपेक्ट करेंगे? प्रोलॉन्ग QRS कॉम्प्लेक्स, टिटेनी, पेटेची या फिर यूरिनरी कैलकुलाई। यदि कैल्शियम सीरम लेवल बढ़ जाए, सीरम में कैल्शियम का लेवल बढ़ जाता है, जो फाइंडिंग होगी उसमें आप कैलकुलाई, यूरिनरी कैलकुलाई है जो एक्सपेक्ट करेंगे कि ये देखने को जरूर मिलेंगे। क्या? यूरिनरी कैलकुलाई। नेक्स्ट वन, अ क्लाइंट विथ एंड स्टेज ऑफ रीनल डिसीज is entered in nephrology ward and his blood result shows serum potassium as 6.6 MEq per liter. What should the nurse assess first? यदि यहाँ पर सीरम पोटेशियम लेवल 6.6 MEq हो गया है, नेफ्रोलॉजी वार्ड में पर्सन एडमिट है, क्या है? नेफ्रोलॉजी वार्ड में पर्सन एडमिट है, और यदि सीरम वैल्यू क्या हो जाए? सीरम पोटेशियम वैल्यू 6.6 हो जाए, मतलब क्या हो गई? ज़्यादा हो गई। नॉर्मल कितनी होती है? 3.5 से लेके 5.2, ये क्या है? नॉर्मल है, लेकिन जब ये बढ़ गई मतलब ये हाई हो गई, तो यहाँ पे आप क्या चीज़ असेस करेंगे? कार्डियक रिदम। क्या करेंगे? कार्डियक रिदम को है जो आपको सबसे पहले चेक करना होगा। नेक्स्ट वन, इन अ हेल्थ एजुकेशन सेशन नर्स एक्सप्लेन रीजन फॉर क्रोनिक कफ एक्सपेक्ट। यदि आप हेल्थ एजुकेशन सेशन ले रहे हैं तो उसमें लंबे टाइम तक खांसी के लिए सभी रीजन होंगे किसी एक को छोड़कर। यदि जो लोग एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम ले रहे हैं, मतलब ACE इनहिबिटर्स क्लास की ड्रग ले रहे हैं, तो उनको हो सकती है। लंबे टाइम से स्मोक करते हैं उनको हो सकती है। यदि जिनको ब्रोंकाइटिस है, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस है, तो उनको भी हो सकती है क्रोनिक कफ। लेकिन बीटा ब्लॉकर से खांसी का लेना देना नहीं होगा, इससे बीटा ब्लॉकर से। द बेस्ट इंडिकेटर फॉर आइडेंटिफाइंग द एडिक्वेसी ऑफ फ्लूइड रिप्लेसमेंट थेरेपी इन एक्यूट फेज ऑफ बर्न। यदि बेस्ट इंडिकेटर पूछ रहे हैं, यदि पर्सन को फ्लूइड रिप्लेसमेंट किया जा रहा है, बर्न पेशेंट में यदि फ्लूइड रिप्लेसमेंट किया जा रहा है, तो सबसे पहले क्या चेक करेंगे? सही इंडिकेटर क्या होगा? सीरम पोटेशियम लेवल, सीरम सोडियम, सनकैन आइज एंड स्किन टर्गर, या फिर यूरिन आउटपुट। तो बर्न के पर्सन में फर्स्ट आपकी प्रायोरिटी क्या होती है? फ्लूइड रिप्लेसमेंट करना। क्या है? फ्लूइड रिप्लेसमेंट। तो वही यहाँ पे होगा, फ्लूइड रिप्लेसमेंट किया जा रहा है, तो अब इनटेक आउटपुट पता चलेगा।
फ्लूइड रिप्लेसमेंट किया जा रहा है तो आउटपुट से पता चलेगा, तो होगा यूरिनरी आउटपुट। क्या होगी? यूरिनरी आउटपुट। जैसा मैंने आपको कल बताया था कि यदि आपके पास कोई पर्सन आता है, एपिलेप्सी वाला आता है, तो उसमें आपकी प्रायोरिटी होगी क्या? इंजरी से प्रिवेंट करना। बर्न का है तो फ्लूइड प्रायोरिटी होगी आपकी। यदि रेस्पिरेटरी सिस्टम या फिर हेड इंजरी वाला है तो वहां पे पहले आपका क्या है? ब्रीदिंग पैटर्न देखना, सर्कुलेशन देखना, इस तरीके से आपको प्रायोरिटी वाइज है तो सेटअप करने होते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइमरी प्रिवेंशन? इनमें से प्राइमरी प्रिवेंशन कौन सा नहीं है? पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन, विटामिन ए सप्लीमेंटेशन, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन फॉर ट्यूमर, या फिर आइसोनियासिस टू अ बेबी ब्रेस्ट फीड बाय स्पुटम पॉजिटिव ट्यूबरकुलर मदर। प्राइमरी प्रिवेंशन का मतलब है डिसीज हुई नहीं है उसके पहले ही प्रिवेंट करने के लिए आप जो भी मेजर्स अपनाते हैं, हेल्थ एजुकेशन, वैक्सीनेशन। पल्स पोलियो आएगा प्राइमरी में, विटामिन ए भी सप्लीमेंटेशन प्राइमरी में आएगा जो आफ्टर 9 मंथ मीजल्स के बाद दिया जाता है। बीएसई एग्जामिनेशन, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन ट्यूमर है जो प्राइमरी में नहीं आएगा, जब आप थोड़े डाउटफुल वगैरह रहेंगे तभी आप ये कराएंगे, तो ये क्या होगा? बीएसएफ एग्जामिनेशन प्राइमरी में नहीं आएगा। आइसोनियासिस में यहाँ पे प्राइमरी में इसलिए आएगा कि माँ का जो स्पुटम पॉजिटिव आया है, ट्यूबरकुलर मदर है लेकिन बच्चे को नहीं है, तो आइसोनियासिस है जो देंगे। तो यहाँ पर क्या होगा आपका आंसर? ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन ऑफ अ ट्यूमर। नेक्स्ट वन, विच इज द बेस्ट मेजर फॉर इवालुएटिंग स्टैंडर्ड ऑफ थेरेपी? किसी भी थेरेपी का इवालुएशन किस तरीके से हुआ है वो कैसे पता चलेगा? स्पेसिफिक डेथ रेट से, केस फैटेलिटी रेट, सर्वाइवल रेट, या फिर ट्रू डेथ रेट से? तो कैसे जो एक स्टैंडर्ड पता चलेगा किसी भी थेरेपी को लेके? तो वो होगा यहाँ पर सर्वाइवल रेट से। कैसे? सर्वाइवल रेट से। नेक्स्ट वन, द फर्स्ट पर्सन बिकमिंग सिक इन एन एपिडेमिक इज कॉल्ड? पहला पर्सन क्या है? पहला पर्सन जो बीमार हो गया हो, क्या है? बीमार हुआ हो, तो वो क्या कहलाएगा? इंडेक्स केस, प्राइमरी केस, सेकेंडरी केस, या फिर नन ऑफ द अबव? कौन सा केस कहलाएगा? फर्स्ट पर्सन। किसी भी बीमारी का पहला केस होता है प्राइमरी केस, लेकिन यदि आपको प्राइमरी केस के साथ में कह दिया जाए कि ये रजिस्टर्ड हुआ है तो वो फिर कहलाता है इंडेक्स केस, वो प्राइमरी नहीं कहलाएगा। पहला आप बीमार होना, फर्स्ट आप बीमार हुए हैं तो यहाँ पे क्या कहलाएगा आपका? प्राइमरी। लेकिन यदि डॉक्टर ने आइडेंटिफाई कर लिया, तो वो फिर आपका प्राइमरी में नहीं आएगा, वो इंडेक्स में जाएगा। तो आंसर होगा आपका प्राइमरी केस। नेक्स्ट वन, वैक्सीन कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी? तो प्रेगनेंसी में कौन सी वैक्सीन नहीं देंगे हम? टाइफाइड दे सकते हैं, डिप्थीरिया दे सकते हैं, हेपेटाइटिस भी कुछ केसेस में दे सकते हैं, लेकिन रूबेला नहीं देंगे। रूबेला तो इवन आपके लिए टेस्ट ही करवाया जाता है कि रूबेला एंटीबॉडी तो आपके शरीर में नहीं बन रही है। तो यहाँ पर जो वैक्सीन कॉन्ट्राइंडिकेटेड होगी प्रेगनेंसी में वो क्या होगी? रूबेला वैक्सीन। नेक्स्ट वन, कॉमनेस्ट एजेंट कॉजिंग डायरियल डिसीज इन इन्फेंट एंड चिल्ड्रन इज? कॉमन एजेंट कौन से हैं जो डायरिया कॉज कर सकते हैं बच्चों में और चिल्ड्रंस में भी? इकोलाई, रोटावायरस, विब्रियो कोलेरा, या फिर साल्मोनेला? इकोलाई से है जो लूज मोशन वगैरह की समस्या हो सकती है, लेकिन यहाँ पर इकोलाई से यूरिन इन्फेक्शन होने का रिस्क रहेगा। रोटावायरस इन्फेंट और बच्चों में मेन रिस्पॉन्सिबल क्या होगा? रोटावायरस। वैक्सीन इसकी आ गई है, ओरली दी जाती है। क्या है? ओरली दी जाती हैं 5 ड्रॉप। कितनी? 5 ड्रॉप है जो ओरल इसकी दी जाती है रोटावायरस की। विब्रियो कोलेरा से है जो कोलेरा होगा, हैजा होगा। साल्मोनेला टाइफी से टाइफॉइड होगा, लेकिन बच्चों में डायरिया के लिए इन्फेंट में तो वो होगा रोटावायरस। नेक्स्ट वन, ऑल आर ट्रू अबाउट एन आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव एक्सेप्ट? आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव के बारे में सभी चीज़ें अच्छी हैं किसी एक को छोड़कर। सेफ एंड इनएक्सपेंसिव, इरिवर्सिबल, इंडिपेंडेंट ऑफ कॉइटस, डज नॉट रिक्वायर फ्रिक्वेंट एडमिनिस्ट्रेशन। आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव कैसी होनी चाहिए? चीप होनी चाहिए, सेफ होनी चाहिए,
इंडिपेंडेंट ऑफ क्वाइटस होनी चाहिए, बार बार एडमिनिस्टर करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, लेकिन इर्रिवर्सिबल नहीं होना चाहिए। क्या है? इर्रिवर्सिबल। आंसर होगा आपका क्या? इर्रिवर्सिबल। नेक्स्ट है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर फूड फोर्टिफिकेशन एक्सेप्ट। फूड फोर्टिफिकेशन का मतलब होता है कि और न्यूट्रिशियस आइटम्स मिला देना। एक होता है एडल्ट्रेशन, एक होता है फोर्टिफिकेशन। एडल्ट्रेशन का मतलब होता है मिलावट, फोर्टिफिकेशन का मतलब भी मिलावट होगा, लेकिन फोर्टिफिकेशन का मतलब होता है न्यूट्रिशियस सब्सटेंस मिलाना, पोषक तत्व मिलाना, जिसके कारण जो चीज आप खा रहे हैं उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू और बढ़ जाए। और एडल्ट्रेशन का मतलब होता है कि खराब चीजों का मिलाना, जैसे काली मिर्च में पपाया सीड मिला दो, रेड चिली पाउडर में ब्रिक्स पाउडर मिला दो, इस तरीके से। तो आयोडाइजेशन ऑफ सॉल्ट, ये गुड फूड फोर्टिफिकेशन होगा, नमक में आयोडीन होगा। तो एडिशन ऑफ विटामिन ए डी टू वनस्पति घी, यदि घी आप जो खाते हैं तो उसमें ए और डी मिला दिया, ये भी सही है। आयरन टू व्हीट फ्लोर, जो गेहूं का आटा है उसमें आयरन मिला दो, वो भी फायदा ही करेगा आपको। एडिशन ऑफ कलर ऑफ सैचुरिन, कलर की मिलावट करना एडल्ट्रेशन में आएगा, ना कि फूड फोर्टिफिकेशन में। सो हियर इज द फूड फोर्टिफिकेशन में सब कुछ सही है किसी एक को छोड़कर। तो वनस्पति घी में और डी फोर्टिफिकेशन में आएगा, नमक में आयोडीन मिलाना आएगा, गेहूं आटा में आपको आयरन आएगा, लेकिन सेचुरिन है जो मिलाना आपका एडल्ट्रेशन में आएगा, ना कि फोर्टिफिकेशन में। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन फंक्शन लाइक ए स्टेरॉइड हार्मोन। तो कौन से विटामिन है जो ऐसे स्टेरॉइड हार्मोन की तरह काम करते हैं? विटामिन ए, B1, सी या फिर डी। तो जो विटामिन एज ए स्टेरॉइड हार्मोन की तरह काम करते हैं वो कौन से हैं यहाँ पर? तो वो है यहाँ पर डी। क्या है? विटामिन डी। जो बच्चों में यदि विटामिन डी की कमी पूछे तो क्या होगा? रिकेट्स होगा, बड़ों में होगा तो ऑस्टियोमलेशिया होगा। विटामिन डी का सबसे अच्छा सोर्स क्या है? सन, सूर्य की किरणें, सुबह की धूप। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल एलिमेंट पैथोलॉजिकली चेंज इन बॉन्ड डेफिशिएंसी। तो बॉन्ड डेफिशिएंसी के लिए कौन से मिनरल्स फायदेमंद हैं, रिस्पॉन्सिबल होंगे? सॉरी, क्लोरीन, फ्लोरीन, जिंक या फिर कॉपर। विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल एलिमेंट कॉसेस, मिनरल एलिमेंट कौन से हैं जिसके कारण बॉन्ड में डेफिशिएंसी हो सकती है? होगा यहाँ पर फ्लोरीन। क्या होगा? फ्लोरीन। नेक्स्ट वन, नेम द प्रोग्राम इंट्रोड्यूस्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ केरला फॉर डिफरेंटली एबल्ड पर्सन। यहाँ पर केरला DHS का पेपर है यहाँ पे, तो इसीलिए यहाँ पर जो डिफरेंटली एबल्ड पर्सन है उनके लिए एक रिहेबिलिटेटिव प्रोग्राम लाया गया था, वो था कायवल्या। ये आपको पर्टिकुलर जिस भी स्टेट का आप पेपर दे रहे हो उसके लिए हेल्पफुल होगा। नेक्स्ट वन, नॉर्मल ET CO2 वैल्यू ऑफ इंट्यूबेटेड पेशेंट। नॉर्मल ET इंट्यूबेशन के लिए पर्सन के लिए जो वैल्यू है वो कितने प्रेशर की होनी चाहिए? 60 to 70, 35 to 45, 20 to 30 या फिर 25 to 35। तो नॉर्मल वैल्यू पूछी गई है वो कितनी होगी? 35 to 45 mm of Hg। कितनी? 35 से 45 mm of Hg। नेक्स्ट वन इज मेटाबॉलिक इमरजेंसी फ्रिक्वेंटली फाउंड इन स्मॉल सेल लंग कैंसर इज। मेटाबॉलिक इमरजेंसी की बात की गई है, जिनको स्मॉल सेल लंग कैंसर हुआ है उनमें एक कौन सी ऐसी इमरजेंसी हुई? मेटाबॉलिक इमरजेंसी। ऑप्शन में SIADH, हाइपर कैल्सेमिया, मेटाबॉलिक इंसेफेलोपैथी या फिर ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम। क्या है यहाँ पे हो सकती है जो इमरजेंसी? तो वो होगा यहाँ पर आपका सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट एंटी डायूरेटिक हार्मोन। स्मॉल सेल लंग कैंसर वाले मरीज में एक जो मेटाबॉलिक इमरजेंसी डेवलप हो सकती है वो होगी आपकी ये सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट एंटी डायूरेटिक हार्मोन सीक्रेशन, जहाँ पर ADH का जो फॉर्मेशन है वो बहुत ज़्यादा होने लगेगा। क्या है?
एडीएच है जो हमारा शरीर बहुत ज़्यादा मात्रा में बनाना स्टार्ट कर देगा, और इसके कारण होगा क्या कि जब एडीएच का ज़्यादा बनेगा हमारे शरीर में तो ये हाइपोनेट्रेमिया को कॉज करेगा और अदर प्रॉब्लम भी क्रिएट करेगा। तो यहाँ पर एडीएच क्या है, एडीएच का बहुत सडनली हमारे शरीर में हाई लेवल में प्रोडक्शन होना, जिसके कारण यूरिन ऑस्मोलैरिटी बढ़ेगी, सीरम ऑस्मोलैरिटी घटेगी और हाइपोनेट्रेमिया है जो कंडीशन होगी, जिसके कारण कभी कभी मरीज की जान भी जा सकती। इसीलिए इसको मेटाबॉलिक इमरजेंसी कहा गया है। जो स्मॉल सेल लंग कैंसर वाले मरीज में बार बार होने के चांसेस होंगे तो वो होगा SIADH। नेक्स्ट वन, इम्यून रिएक्शन अकरिंग इन ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन इज अ टाइप ऑफ। यदि जिसको ब्लड ट्रांसफ्यूज किया जा रहा है कुछ इम्यून रिएक्शन देखने को मिलेगा तो वो क्या होगा, माइक्रो एंजियोपैथिक रिएक्शन, ऑटो इम्यून, मैक्रो एंजियोपैथिक या फिर आइसो इम्यून रिएक्शन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन वाले मरीज में आपने ब्लड रिएक्शन तो देखे ही होंगे कि किसी किसी को कुछ सिर दुखने लगता है, किसी को ठंड लगने लगेगी या कुछ और अदर प्रॉब्लम होंगी। तो यहाँ पर कौन सा है जो इम्यून रिएक्शन देखने को मिलेगा, ये होगा आइसो इम्यून रिएक्शन। कौन सा, आइसो इम्यून रिएक्शन, और एलो इम्यूनिटी भी कह सकते हैं आप इसको। आइसो इम्यूनिटी और आइसो इम्यून रिएक्शन के नाम से भी आप इसको जान सकते हैं। नेक्स्ट वन, पोस्ट मायोकार्डियल इंफार्क्शन पेशेंट इफ कंप्लेन ऑफ चेस्ट पेन इंक्रीजिंग विथ डीप ब्रीथ विच नर्सिंग एक्शन इज अप्रोप्रिएट। तो यदि मरीज पोस्ट मायोकार्डियल इंफार्क्शन के बाद आफ्टर द MI के बाद कंप्लेन करता है चेस्ट पेन के लिए, जब वो सांस लेता है, डीप ब्रीथ लेता है तो उसको दिक्कत होती है, तो ये क्या है, ऑप्टेन वाइटल साइन एंड ऑस्कल्टेट फॉर पेरिकार्डियल फ्रिक्शन रेट, ऑप्टेन 12 लीड ECG एंड इन्फॉर्म फिजिशियन, हाई फ्लो ऑक्सीजन, गिव SOS एनाल्जेसिक एंड ऑब्जर्व फॉर 30 मिनट। तो यहाँ पे आपको अपने से तो कोई मेडिसिन देनी नहीं है। MI के बाद यदि मरीज को चेस्ट पेन हो रहा है डीप ब्रीथ के सांस लेने के टाइम पे, तो जो रिब्स का यहाँ पर पेरिकार्डियल फ्रिक्शन है उसका होने का चांसेस है, तो उसके लिए आपको चेक करना। कार्डियल इन्फेक्शन वाले मरीज में यदि चेस्ट पेन हो रहा है, जब वो गहरी सांसें ले रहा है, तो उस दौरान आपको क्या करना है, वाइटल साइन तो चेक करना ही, साथ में पेरिकार्डियल फ्रिक्शन रब को भी आपको ऑस्कल्टेट करना होगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, अ पेशेंट आफ्टर गैस्ट्रेक्टोमी कंप्लेन ऑफ स्वेटिंग, वीकनेस, पाल्पिटेशन, डिजीनेस 15 to 30 मिनट आफ्टर द ईटिंग। विच among the following is the best advice to give। पहले क्वेश्चन समझिए फिर ऑप्शन बताऊंगी। क्वेश्चन में कहा गया है कि गैस्ट्रेक्टोमी वाला मरीज आफ्टर 15 से 30 मिनट खाने के बाद उसको स्वेटिंग हो रही है, वीकनेस हो रही है, पाल्पिटेशन हो रहा है, डिजीनेस भी हो रहा है, तो यहाँ पे आप उसको क्या कहने के लिए एडवाइस देंगे आप, रिड्यूस फैट एंड प्रोटीन इन द डाइट, हैव 3 रेगुलर फुल मील्स, डोंट टेक फ्रूट्स विथ मील्स बट 30 to 45 मिनट बिफोर और आफ्टर मील्स, या फिर हैव अ कंसंट्रेटेड स्वीट डिश आफ्टर मील। तो गैस्ट्रेक्टोमी वाला मरीज यदि कहता है खाने के 15 से 30 मिनट के बाद कि उसको पसीना आ रहा है, वीकनेस हो रही है, पाल्पिटेशन हो रहा है, डिजीनेस, चक्कर टाइप भी आ रहे हैं, तो आप उसको एडवाइस करेंगे कि आप खाने के साथ में कोई फ्लूइड मत लीजिए, और इवन खाने के बिफोर 30 to 45 मिनट पहले ले लीजिए या फिर खाने के बाद में, लेकिन ड्यूरिंग द फूड आपको कोई भी फ्लूइड है जो नहीं लेना है, पानी नहीं पीना है। तो ये यहाँ पे आपका बेस्ट रिस्पॉन्स होगा। नेक्स्ट वन, लोएस्ट पॉसिबल डोज ऑफ ईओटिन अल्फा इज यूज्ड टू ट्रीट एनीमिया एंड क्रोनिक किडनी डिसीज बिकॉज। कहा गया है कि एपोइटिन अल्फा है जिसका यूज़ किया जाता है एनीमिया के लिए। यदि किसी को क्रोनिक किडनी डिसीज़ के कारण एनीमिया हुआ है तो एपोइटिन अल्फा यूज़ किया जाता है। तो लो डोज है, जो लोएस्ट डोज है, जो क्यों यूज़ किया जाता है, ऑप्शन में है आपको, हाई डोज इज एसोसिएटेड विथ हाई रेट ऑफ थ्रोम्बल एम्बोलिक इवेंट्स, इट इज़ हाईली hypersensitive, minimum dose can stimulate erythropoietin production and it is costly,
एंड इट इज़ नेफ्रोटॉक्सिक इन नेचर। नेफ्रोटॉक्सिक इन नेचर मतलब कि ये जो नेफ्रॉन्स हैं आपके उनमें टॉक्सिसिटी भी कॉज कर सकता है। क्या रीज़न है कि क्रॉनिक किडनी डिसीज़ के मरीज में यदि एनीमिया की कंडीशन डेवलप हुई है तो एपोइटिन अल्फ़ा का कम डोज दिया जाएगा। फर्स्ट थिंग कि एपोइटिन अल्फ़ा है क्या। एपोइटिन अल्फ़ा एक इरिथ्रोपोइसिस स्टिमुलेटिंग एजेंट है। इरिथ्रोपोइसिस स्टिमुलेटिंग एजेंट का मतलब होता है, इरिथ्रोपोइसिस का मतलब क्या होता है, आरबीसी रेड ब्लड कॉर्प सेल्स का बनना, इरिथ्रोपोइसिस। अब यदि एनीमिया की कंडीशन है तो आरबीसी का जो प्रोडक्शन है क्या होगा, कम ही होगा। कम होगा तो जो एपोइटिन अल्फ़ा दिया जाएगा क्या करेगा, एक स्टिमुलेंट एजेंट है, इरिथ्रोपोइसिस स्टिमुलेटिंग एजेंट है, इसको इंक्रीज करने का काम करेगा। यदि इसका हाई डोज दे दिया तो थ्रोम्बो एम्बोलिक इवेंट्स भी हो सकता है। थ्रोम्बो एम्बोलिक इवेंट्स का मतलब कि जो ब्लड फ्लो हो रहा है उसमें एम्बोलाई फॉर्मेशन भी हो सकता है, इसीलिए बहुत ही लोएस्ट पॉसिबल डोज इसका दिया जाता है। क्लियर। तो आंसर आपका क्या होगा, हाई डोज इज एसोसिएटेड विथ हाई रेट ऑफ थ्रोम्बो एम्बोलिक इवेंट्स। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, accumulation of hydrophilic mucopolysaccharides in the dermis and other tissue is seen in which condition। हाइड्रोफ्लिक म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स यदि डर्मिस में एक्यूमुलेट हो जाए तो ये कौन सी कंडीशन देखने को मिलेगी, स्क्लेरोडर्मा, सिस्टमिक लूपस एरिथ्रोमेटस, एसएलई जो कि कनेक्टिव टिश्यू में होने वाली प्रॉब्लम है, एलिफेंटियासिस हाथी पाँव जिसको कहेंगे आप, या फिर मिक्सोडीमा। कौन सी कंडीशन यहाँ पे देखने को मिलेगी यदि हाइड्रोफ्लिक म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स डर्मिस में क्या हो जाएं, इकट्ठे हो जाएं। तो जो कंडीशन होगी वो देखने को मिलेगी आपको क्या, मिक्सोडीमा। क्या होगी, मिक्सोडीमा। यहाँ पर जो हाइड्रोफ्लिक म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स हैं यदि डर्मिस में आके इकट्ठे होते हैं तो ये जो मिक्सोडीमा है कंडीशन कब डेवलप होती है, जब हाइपोथायरॉयडिज्म की कंडीशन हो। किसकी, हाइपोथायरॉयडिज्म की कंडीशन हो। हाइपोथायरॉयडिज्म या थायराइड वाले आप किसी भी पर्सन को देख लीजिए, उसकी स्किन आपको एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल जिसको थायराइड प्रॉब्लम नहीं है अंतर देखने को मिलेगा। ड्राई एंड रफ टाइप की स्किन हमेशा ही रहेगी। और यहाँ पर मिक्सोडीमा में होता क्या है कि जो म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स हैं आपकी डर्मिस में क्या रहेंगे, इकट्ठे होंगे, जिसके कारण स्वेलिंग टाइप जो फेस है स्वेलिंग टाइप सा देखने को मिलेगा, सूजा हुआ टाइप का। उसका रीज़न यही है कि डर्मिस की जो नीचे जो आपकी डर्मिस है उसके अंदर क्या इकट्ठा हुआ है, हाइड्रोफ्लिक म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स। जैसे लेट से मुझे हाइपोथायरॉयडिज्म की प्रॉब्लम है तो मेरी स्किन कभी भी एज़ कम्पेयर टू जो नॉर्मल पर्सन है यदि डोज मेंटेन नहीं करवा पाओ तो उतनी फ्लॉलेस नहीं दिखेगी, ये रियलिटी है। वैसे ही 90% केसेस में फीमेल को यदि हाइपोथायरॉयडिज्म की कंडीशन होती है, मेल को होती है, तो उनका स्किन का ग्लो है जो उतना नहीं रहेगा कंपेयर टू दूसरों के। तो यहाँ पर इसका रीज़न होता है म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स का इकट्ठा होना डर्मिस में। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, मिक्सोडीमा। जो एसएलई है कनेक्टिव टिश्यू में होने वाली समस्या, एलिफेंटियासिस मतलब हाथी पाँव। नेक्स्ट वन इज एबीजी वैल्यू ऑफ अ पेशेंट सोज पीएच 7.0, PO2 90 mm of Hg, PaCO2 23 mm of Hg, SCO3 12 MEq per liter। व्हाट डज इट इंडिकेट। यहाँ पर सभी चीज़ें दी गई हैं, PO2 90 mm of Hg है, CO2 23, SCO3 12 MEq। तो ये क्या है, कंपनसेटेड रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, अनकम्पनसेटेड मेटाबॉलिक एसिडोसिस, पार्सली कंपनसेटेड मेटाबॉलिक एसिडोसिस या फिर पार्सली कंपनसेटेड रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। यहाँ पर एक कंडीशन तो किसकी है, एसिडोसिस की है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस की, पार्सली कंपनसेटेड मेटाबॉलिक एसिडोसिस। नेक्स्ट वन इज a patient complain of drawing sensation on one side of face followed by paralysis of all epilateral muscle is admitted to your unit। Which among the following is the most possible diagnosis। यदि मरीज कह रहा है कि उसको ड्राइंग टाइप का सेंसेशन फील हो रहा है, एक साइड फेस के पैरालाइज टाइप का फील हो रहा है, तो यहाँ पर एक कौन सा डायग्नोस हो सकता है, टिक, ड्यूलोफ्रिक्स, बेल्स,
मैनर्स या फिर ग्लोसोफेरेंजियल न्यूरैल्जिया क्या हो गए। यदि फेस की बात की जाए, यहाँ पर फेस में यदि पैरालिसिस टाइप सिचुएशन लग रही हो, जैसे लग रहा हो कि कुछ ड्राइंग टाइप की कोई कर रहा हो आपके फेस पर एक साइड में, स्पेशली वन साइड, तो ये होता है बेल्स पाल्सी और फेशियल पाल्सी के साइन। किसके? बेल्स पाल्सी और फेशियल पाल्सी के साइन। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा? बेल्स पाल्सी। नेक्स्ट वन इज पेट्रेजियम कैन बी डिफाइंड एज। पेट्रेजियम का मतलब क्या होगा? व्हाइट डिपॉजिट फाउंड ऑन द कॉर्निया, फ्लैसी ट्रायंगुलर शेप्ड ग्रोथ ऑन द कंजक्टिवा, सिस्ट फाउंड ऑन द कंजक्टिवा, या फिर स्कारिंग ऑफ द कॉर्निया। क्या होगा यहाँ पर? पेट्रेजियम का मतलब, पेट्रेजियम का मतलब होगा आपका कि जो फ्लैसी ट्रायंगुलर शेप की ग्रोथ देखने को मिलेगी, कहाँ पर? कंजक्टिवा में। कहाँ पर? कंजक्टिवा में। तो ये सिचुएशन क्या कहलाएगी आपकी? पेट्रेजियम। क्या होगी? पेट्रेजियम। इसको सर्फर आई के नाम से भी जाना जाता है। किसके? सर्फर आई। जो लोग सर्फिंग करते हैं समुद्र में, वेव्स में, वो सर्फर आई के नाम से भी इसको जाना जाता है। और यहाँ पर एक ग्रोथ स्टार्ट होती है कहाँ तक? कॉर्निया तक। कंजक्टिवा से कॉर्निया तक है जो हो सकती है। तो फ्लैसी ट्रायंगुलर शेप ग्रोथ देखने को मिलेगी, तो वो क्या कहलाता है? पेट्रेजियम या फिर आईबेब। क्या है? आईबेब और सर्फर आई। नेक्स्ट वन, a mental health nurse adopts role play or socio-drama for facilitating insight into client's behavior. The most appropriate principle used in। तो यदि एज अ मेंटल हेल्थ नर्स के तौर पे आप काम करते हैं, तो आप कोई रोल प्ले करते हैं या फिर सोशल ड्रामा आप क्या करते हैं? इंट्रोड्यूस करते हैं क्लाइंट्स के बिहेवियर के बारे में। तो यहाँ पर इस किस प्रिंसिपल पे आप काम कर रहे हैं? रोल प्ले करके बता रहे हैं, तो किसके लिए बताएंगे? अवॉइड अननेसेसरी इंक्रीज इन द क्लाइंट एंजाइटी, यूज सेल्फ अंडरस्टैंडिंग एज अ थेराप्यूटिक टूल, चेंज द पेशेंट बिहेवियर थ्रू इमोशनल एक्सपीरियंस नॉट बाय रेशनल इंटरप्रिटेशन, या फिर ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन इज यूज टू अंडरस्टैंड क्लाइंट बिहेवियर। यदि आप कुछ भी चीज़ रोल प्ले करके बताते हैं अपने क्लाइंट को, तो इसका मतलब क्या होगा कि आप उसके अंदर जो इमोशनल चीज़ें हैं, उसको डर लग रहा है अपने ट्रीटमेंट को लेके, या एनजिया से जो भी चीज़ें हैं उसके अंदर, वो सब क्या हो? उसको ठीक फील हो। तो यहाँ पर पेशेंट के बिहेवियर को चेंज करने के लिए आप यह जो ऐसा कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, फॉल्स फिक्स्ड बिलीफ विच कैन बी एक्सप्लेन्ड एज अराइजिंग फ्रॉम द अदर एबनॉर्मल एक्सपीरियंसेस कॉल्ड। फॉल्स फिक्स्ड बिलीफ है जो कि किसी एबनॉर्मल एक्सपीरियंस के कारण है। तो क्या है? अनस्पेसिफाइड डिल्यूजन, प्राइमरी डिल्यूजन, ऑटोनकस डिल्यूजन, या फिर सेकेंडरी डिल्यूजन। क्या कहलाएगा? फॉल्स फिक्स्ड बिलीफ। तो फॉल्स फिक्स्ड बिलीफ कहलाएंगे यहाँ पर आपके सेकेंडरी डिल्यूजन। क्या होंगे? सेकेंडरी डिल्यूजन। नेक्स्ट है यहाँ पर, a nurse while being with an client with violent behavior should not। तो यदि यहाँ पर आपका क्लाइंट वायलेंट बिहेवियर कर रहा है, चिल्ला चोट वाले काम कर रहा है, मारपीट भी कर सकता है, तो उस दौरान आपको क्या करना होगा? क्या नहीं करना? शुड नॉट डू। प्रोवाइड हाई कैलोरी फूड। लेने के देने पड़ रहे हैं, आप वहाँ उसको कहाँ फूड लेके जाओगे? आर्ग्यू विद द क्लाइंट, प्रोवाइड अ कंसिस्टेंट स्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट, गिव सिंपल डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन। यदि वायलेंट बिहेवियर है क्लाइंट का, तो आपको उसके साथ आर्ग्यू नहीं करनी है। आपने देखा होगा कि इवन जब आपको भी पेशेंट तो ठीक, आपको भी गुस्सा आ रही हो और उस दौरान आपको कोई ज्ञान दे या एक तरीके से आपसे बहस करे, तो वो और ज़्यादा हाइपर होंगे आप। तो वही सेम चीज़ यदि क्लाइंट का बिहेवियर कैसा हो? वायलेंट नेचर का हो, तो उसके साथ आपको कभी भी आर्ग्यू नहीं करना है। नेक्स्ट वन, ड्यूरिंग द वर्किंग फेज ऑफ नर्स पेशेंट रिलेशनशिप, the mentally ill client breaks appointment, comes later to the therapy and being forgetful. The nurse identify that his behavior is an example of। यदि किसी पर्सन की क्या चल रही हो, थेरेपी वगैरह चल रही हो, तो वर्किंग फेज में ही क्या कर जाए? अपना जो ट्रीटमेंट वगैरह है वो ना ले, चला जाए, एंड बाद में आके कहे कि वो ये चीज़ भूल गया था। तो किस टाइप के बिहेवियर का हिस्सा होगा? रेसिस्टेंस, काउंटर ट्रांसफरेंस, ट्रांसफेरेंस, या फिर बाउंड्री वायलेशन।
ये कहलाएगा रेसिस्टेंस बिहेवियर। कौन सा? रेसिस्टेंस बिहेवियर। नेक्स्ट वन है यहाँ पर, तो जो भी लोग डीएचएस का एग्जाम दे रहे हैं मैं उनको एक बार फिर से रिमाइंड करा दूं कि आपका जो 2020 करके 100 नंबर में 5 टॉपिक यहाँ पे इंक्लूडेड किए गए हैं। मेन जो सब्जेक्ट है हमारे ओबीजी, कम्युनिटी एंड साइकेट्रिक, एमएसएन और फंडामेंटल, तो ये पांचों आपके इस पेपर में कवर हो रहे हैं, पूरे 100 के 100 क्वेश्चन। जैसे आपको जब हमने स्टार्ट किया इस पेपर को, पहले आपने यहाँ पे क्या देखा? कम्युनिटी देखी, एमएसएन देखा, अभी हम साइकेट्रिक पर हैं। देन आफ्टर हम ओबीजी देखेंगे, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग देखेंगे। तो इस तरीके से आपके 20-20 करके यहाँ पे पूरे क्वेश्चन कवर हो रहे हैं, क्योंकि ये डीएचएस का ही पेपर है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, अ क्लाइंट रिसीविंग एंटीसाइकोटिक डेवलप्ड न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम, द डोपामाइन एगोनिस्ट ड्रग यूजुअली एडमिनिस्टर्ड इज। तो यहाँ पर यदि किसी क्लाइंट को एंटीसाइकोटिक ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, मतलब एंटीसाइकोटिक ड्रग दी जा रही है जिसके कारण उसको न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम डेवलप हो रहा है, तो अब यहाँ पर डोपामाइन एगोनिस्ट यूज किए जा रहे हैं, तो वो कौन से देंगे आप? डेंट्रोलिन, ब्रोमोक्रिप्टिन, पेसिटेन या फिर मेटक्लोप्रामाइड। ब्रोमोक्रिप्टिन का नाम सुन के आपके मन में एक क्वेश्चन आया होगा। ब्रोमोक्रिप्टिन जनरली यूज किया जाता है जो मदर अपने बच्चे को फीड नहीं कराना चाहती हैं, ये ड्रग ऑफ चॉइस के तौर पे यूज की जाती है। अब डोपामाइन एगोनिस्ट जो यहाँ पे यूज किया जाएगा वो यहाँ पे क्या होगा? ब्रोमोक्रिप्टिन। क्या होगा? ब्रोमोक्रिप्टिन। नेक्स्ट वन, अ पर्सन परसिस्टेंटली वियर्स clothes of the opposite sex actually or in fantasy for sexual arousal, this disorder is। एक सेक्सुअल डिसऑर्डर है जिसमें पर्सन अपोजिट सेक्स के, मतलब मेल किसी फीमेल की कपड़े पहन ले और वो करता है ऐसा अपनी फैंटेसी के लिए और सेक्सुअल अराउजल के लिए। तो ये कौन सा जो यहाँ पर सेक्सुअल डिसऑर्डर होगा? ड्यूअल रोल ट्रांसवेस्टिज्म, प्राइमरी ट्रांससेक्सुअलिज्म, सेकेंडरी ट्रांससेक्सुअलिज्म या फिर फेटिसिस्टिक ट्रांसवेस्टिज्म। कौन सा यहाँ पर होगा कि अपोजिट सेक्स के कपड़े पहन लेने से सेक्सुअल अराइजल और फैंटेसी आएगी? तो वो होगा यहाँ पर फेटिसिस्टिक ट्रांसवेस्टिज्म। यहाँ पर आपने सेक्सुअल डिसऑर्डर साइकेट्रिक में पढ़े हुए हैं, वही है यहाँ पे। नेक्स्ट वन, अ क्लाइंट विथ schizophrenia present with negative symptoms, the nurse understand that one of the following is not a negative symptom। तो यहाँ पर जो पॉजिटिव सिम्टम होते हैं उसमें मरीज की प्रोग्नोसिस और रिकवरी होने के चांसेस होते हैं, लेकिन जब सीजोफ्रेनिया के मरीज में नेगेटिव सिम्टम्स आने लगे, दैट मीन्स यहाँ पे पर्सन का ठीक होना पॉसिबल नहीं है। तो अब यहाँ पे आप बताइए कि पर्सन में नेगेटिव सिम्टम कौन सा नहीं है? अटेंशनल इम्पेयरमेंट, असोसियालिटी, अलोजिया या फिर एम्बिवेलेंस। क्या होगा यहाँ पर जो नेगेटिव सिम्टम में नहीं आएगा? वो होगा यहाँ पर आपका एम्बिवेलेंस। क्या है? एम्बिवेलेंस, जिसमें मिक्स्ड फीलिंग रहेंगी किसी भी चीज को लेके। नेक्स्ट वन है यहाँ पर, अ चाइल्ड प्रेजेंट विथ लो पर एक्यूरेसी इन द यूज ऑफ स्पीच साउंड, द स्पीच साउंड आर ओमिटेड और सब्सटीट्यूटेड, दिस डिसऑर्डर इज। तो एक बच्चा है यहाँ पर, जब वो बोलता है तो उसका स्पीच साउंड उतना एक्यूरेट नहीं है, कुछ चीजें मिक्सड अप टाइप की रहेंगी। तो क्या है? डिसलेक्सिया, डिसऑर्थोग्राफिया, डिसलेलिया या फिर डिस्प्रैक्सिया। क्या कहलाएगा? ये कहलाता है डिसलेलिया, एक तरीके का हकलाने टाइप की सिचुएशन डेवलप होती है, वही। नेक्स्ट वन, अ नॉन एल्कोहलिक क्लाइंट admitted to de-addiction center has been started on disulfiram, the usual dose of disulfiram is। डाइसल्फ्राम को यूज किया जाता है, जो मरीज शराब पीते हैं उनको एज ए डिटरेंट एजेंट के तौर पे यूज की जाती है डाइसल्फ्राम। तो यदि नॉन एल्कोहलिक क्लाइंट, मतलब पता है वो पहले से शराब पीते रहा है, वो डी एडिक्शन सेंटर में आया है, तो यहाँ पर उसको डाइसल्फ्राम का कितना डोज दिया जाएगा? तो शुरुआत की जाएगी उसकी 250 mg से 500 mg के बीच में। कितना? 250 mg से 500 mg के बीच में डाइसल्फ्राम। नेक्स्ट वन, The nurse renders parental skill training during antenatal and postnatal visit, this approaches। अब यहाँ पे आपके हो गए साइकेट्रिक, यहाँ पे खत्म, साइकेट्रिक यहाँ पे खत्म हो गई, यहाँ से आपकी ओबीजी एंड सीएचएन स्टार्ट होती है 60 नंबर क्वेश्चन से।
तो यहाँ पर एज अ नर्स आप एंटीनेटल और पोस्ट नेटल जो प्री स्किल ट्रेनिंग वगैरह दे रहे हैं, तो यहाँ पे क्या अप्रोच है? सेकेंडरी, प्राइमरी प्रिवेंशन, टर्सरी या फिर प्रीमोर्डियल, कौन सा प्रिवेंशन होगा? एंटीनेटल और पोस्ट नेटल जो ट्रेनिंग होती है उसमें पेरेंटल स्किल ट्रेनिंग दे रहे हैं, बच्चे को कैसे फीड कराना है, कैसे बच्चे की केयर करना है, किस तरीके से आपको रहना है, वो सब चीज़ें आप बताते हैं, तो वो आएगा प्राइमरी प्रिवेंशन में। किसमें? प्राइमरी प्रिवेंशन में। नेक्स्ट वन है यहाँ पे क्वेश्चन, द बर्थ वेट ऑफ द बेबी ट्रिपल एस, ये हमने 50 मार पढ़ा होगा। डबल हो जाता है, 2 गुना होता है 5 to 6 मंथ में, कब? 5 से 6 महीने में। ट्रिपल 3 गुना होता है कब? हमेशा 12 महीने में और 1 साल में। यदि ईयर आए तो 1 ईयर, और मंथ में हो तो 12 मंथ में। 6 मंथ में यहाँ पे 2 गुना होगा, कितना होगा? 2 गुना होगा। 3 गुना होगा कब? 12 महीने की उम्र में। नेक्स्ट वन, द कार्डिनल फीचर्स ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम आर द फॉलोइंग एक्सेप्ट, ये क्वेश्चन आपको ESIC में पूछा गया था। तो कार्डिनल फीचर कौन से नेफ्रोटिक सिंड्रोम के? सबको पता है, प्रोटीन्यूरिया होता है, एडिमा होता है, हाइपोएल्बुमिनिया होता है, लेकिन हाइपोनेट्रेमिया नहीं होगा, हाइपर होगा, हाइपोनेट्रेमिया यहाँ पे नहीं होगा। नेक्स्ट है आपका कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन इन विच यूरेथ्रल ओपनिंग इज ऑन डॉर्सल ऑफ द पेनिस। तो पेनिस के जो डॉर्सल साइड, अपर साइड यदि यूरेथ्रल ओपनिंग होती है, लेट से ये है पेनिस, यहाँ पे सेंटर में ना होके अपर साइड यहाँ पे क्या हो जाए? मीटस की ओपनिंग हो जाए, यूरेथ्रल मीटस की, तो यहाँ पर ये क्या कहलाएगा? हाइपोस्पेडियासिस, एपिस्पेडियासिस, फिमोसिस या फिर एक्टोपिका वेसिका। तो डॉर्सल पे होती है यदि, तो ये कहलाता है एपिस्पेडियासिस। क्या होगा? एपिस्पेडियासिस। एक माइनर सर्जरी के थ्रू इसको ट्रीट किया जा सकता है। नेक्स्ट वन, अपगार स्कोर कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट एक्सेप्ट। अपगार आफ्टर बर्थ के विद इन 1 मिनट चेक किया जाता है, देन आफ्टर 5 मिनट चेक किया जाता है। हार्ट रेट चेक होगा, रेस्पिरेटरी रेट चेक होगी, मसल टोन चेक होगा, ग्राइमेसी चेक होगी, रिफ्लेक्स चेक होंगे। टेम्परेचर यहाँ पे इसका हिस्सा नहीं होता है, सबको पता होना चाहिए, टेम्परेचर इसका हिस्सा नहीं होगा। अपीयरेंस होगा चेक, कलर होगा चेक। नेक्स्ट है यहाँ पर द रेट ऑफ चेस्ट कंप्रेशन टू वेंटिलेशन रेशियो फॉर न्यूबॉर्न रिससिटेशन। तो जिस तरीके के क्वेश्चन में आपको ऑप्शन में कंफ्यूज नहीं होना है, उसका आंसर मैं आपको डायरेक्ट बताते जा रही हूँ। यदि न्यूबॉर्न में चेस्ट कंप्रेशन टू वेंटिलेशन रेशियो पूछा जाता है तो वो हमेशा 3/1 होगा। कितना? 3/1। नेक्स्ट है, Which among the following factor is closely associated with retinopathy of prematurity? रेटिनोपैथी और प्रीमेच्योरिटी आपने पढ़ा होगा, ये देखने को मिलता है उन बच्चों में जिनका वजन लो बर्थ वेट होता है, और ये जब इनमें यदि ऑक्सीजन की सप्लाई की जाती है बाहर से, क्योंकि इतने कैपेबल नहीं है कि खुद से उनका रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रॉपर काम करे, तो जब उनको ऑक्सीजन सप्लाई की जाती है तो उस ऑक्सीजन के कारण बच्चों में रेटिनोपैथी डेवलप हो सकती है। वो इसका रीजन यहाँ पर इनमें से क्या हो? कंजेनाइटल एनोमली, LBW, सेप्सिस या फोटोथेरेपी। तो जो रेटिनोपैथी और प्रीमेच्योरिटी का रीजन होता है ऑक्सीजन सप्लाई बाहर से देना, और ये देखने को मिलेगा लो बर्थ वेट वाले बच्चों में। किसमें? LBW वाले बच्चों में। नेक्स्ट वन, कंजेनाइटल एनोमली कैरेक्टराइज्ड बाय गैंग्लियोनिक सेगमेंट ऑफ अ बाउल। तो एक कंजेनाइटल एनोमली है जिसमें गैंग्लियोनिक सेल्स हैं जो बाउल की, लार्ज इंटेस्टाइन की एब्सेंट रहती हैं। वो क्या है? इंटेस्टाइनल एट्रेसिया, वॉल्वुलस, रिस्प्रिंग्स डिसीज या फिर इंटरसुसेप्शन। क्या होगा? कंजेनाइटल सेगमेंट ऑफ बाउल में जो क्या होंगे? एब्सेंट होती हैं, गैंग्लियोनिक सेल्स एब्सेंट रहेंगी। तो यहाँ पर वो होता है रिस्प्रिंग्स डिसीज। फाइंड आउट कैसे किया जाता है कि बच्चा बॉर्न हो गया, 48 से 72 घंटे तक आपने वेट किया, लेकिन बच्चे ने जो अपना फर्स्ट पासिंग स्टूल मेकोनियम पास आउट नहीं किया, देन आफ्टर यहाँ पे चेक किया जाएगा कि बच्चे को गैंग्लियोनिक जो सेल्स होती हैं, गैंग्लियोनिक सेल्स हैं वो एब्सेंट तो नहीं है। नेक्स्ट वन, मार्कली रिटार्डेड ग्रोथ, साइकोमोटर चेंजेस एंड एडिमा आर एसेंशियल फीचर ऑफ। ग्रोथ रिटार्डेशन है, साइकोमोटर चेंजेस है, मेंटली डिस्टर्ब और एडिमा है, सब किस में देखने को मिलेंगे? क्वासियोरकर, मरासमस, टिटनस या पेलाग्रा। पेलाग्रा होता है नियासिन की कमी के कारण। किसके कारण? नियासिन की कमी के कारण
3D सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, डायरिया, डिमेंशिया, डर्मेटाइटिस, एंड फोर्थ ऐड कर दें तो डेथ। टिटनस होता है जनरली क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी के कारण। मरासमस और क्वासियोरकर दोनों प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन के कारण होते हैं, लेकिन यदि एडिमा की बात की जाए तो वो देखने को मिलती है किसमें? क्वासियोरकर में। किसमें? क्वासियोरकर में। नेक्स्ट वन, द फॉलोइंग आर कंपोनेंट्स ऑफ ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन एक्सेप्ट। ORS के कंपोनेंट सब हैं किसी एक को छोड़कर। पोटेशियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड भी है। पोटेशियम सिट्रेट नहीं होता है, सोडियम सिट्रेट होगा। सोडियम मतलब यहाँ पे नमक तो रहता ही है। पोटेशियम क्लोराइड होगा, सोडियम क्लोराइड होगा, सोडियम सिट्रेट होगा जो सिट्रस से यूज करते हैं, लेकिन पोटेशियम नाइट्रेट नहीं होगा। क्या होगा? पोटेशियम नाइट्रेट यहाँ पे नहीं होगा। नेक्स्ट है एन एक्यूट इन्फेक्शियस डिसीज कॉज्ड बाय एंटेरोवायरस। तो एंटेरोवायरस से क्या होगा? पोलियोमाइलाइटिस, डिप्थीरिया, टाइफॉइड फीवर या फिर मम्स। तो साल्मोनेला टाइफी से होता है टाइफॉइड फीवर। यहाँ पे पूछा है एंटेरोवायरस क्या है? एंटेरोवायरस से क्या हो सकता है? तो जो एंटेरोवायरस से जो प्रॉब्लम होगी वो यहाँ पे होगी पोलियोमाइलाइटिस, जो कि RNA सिंगल स्ट्रैंडेड वायरस है, जिसके कारण क्या हो सकता है? यहाँ पे होगा इसका पोलियो। क्या होगा? पोलियो। इसका मेन तो यही है, पोलियो एंड यस हैंड फुट माउथ डिसीज वाला कॉक्सासिक जो अभी फैला हुआ था। यदि पोलियो माइलाइटिस की जगह हैंड फुट माउथ डिसीज, ये अभी रिसेंट में मेरी डॉटर को हुआ था, इतना प्रॉब्लमेटिक तो नहीं है, बट प्रॉब्लम ये होती है कि बहुत फीवर आता है, पूरे मुंह में अल्सर टाइप की सिचुएशन डेवलप होती है, बहुत ही कंटेजियस भी है कि एक से दूसरे में बहुत इजीली हो जाएगा। तो यदि पोलियोमाइलाइटिस की जगह आपको एंटेरोवायरस कैटेगरी के वायरस पूछे जाएं तो वो होता है यहाँ पर आपको कॉक्सेसिकी A16 वायरस। कॉक्सेसिकी A16 वायरस जो कि हैंड फुट माउथ डिसीज के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। नेक्स्ट वन, नचल ट्रांसल्यूसेंसी इन USG स्ट्रॉन्ग मार्कर ऑफ। तो एंटी स्कैनिंग से क्या पता चल सकता है? डाउन सिंड्रोम, इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन, इंट्रायूट्राइन डेथ या फिर फीटल मैक्रोसोमिया। क्या पता चलेगा? नचल ट्रांसल्यूसेंसी से एंटी स्कैनिंग जो कि जनरली 14 वीक की प्रेगनेंसी में की जाती है, और इससे डाउन सिंड्रोम की सिचुएशन है जो पता की जा सकती है। किसकी? डाउन सिंड्रोम की। नेक्स्ट वन, सीरम HCG विल नॉट शो कैरेक्टरिस्टिक राइज इन। तो सीरम HCG जो है, जो ब्लड में आपके HCG हार्मोन है, किस केस में नहीं दिखेगा? मल्टीपल प्रेगनेंसी में है कि सीरम HCG है विल नॉट शो। नॉट शो का मतलब किस में देखने को नहीं मिलेगा? आपने अभी तक पढ़ा कि जो ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन है और HCG हार्मोन है, ओनली प्रेगनेंसी में रिलीज होता है। सिंक्टोट्रोफोब्लास्ट सेल्स है, इसको क्या करती हैं? रिलीज करती हैं। नाम याद रख लें आप, सिंक्टोट्रोफोब्लास्ट सेल्स हैं जो इसको क्या करती हैं? रिलीज करती हैं। अभी मल्टीपल प्रेगनेंसी में होगा। यदि मोलार प्रेगनेंसी है तो उस केस में भी देखने को मिलेगा, नॉर्मल प्रेगनेंसी में भी होगा, लेकिन यदि एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है तब इसका जो लेवल है बढ़ेगा नहीं, पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव होगा, लेकिन यहाँ पर जो इसके HCG है जनरली बड़ा हुआ नहीं देखने को मिलेगा एक्टोपिक में। जनरली जो नॉर्मल प्रेगनेंसीज होती हैं इसमें 48 से 72 घंटों में, यहाँ पर याद रखें आप, HCG का लेवल 48 टू 72 आवर में डबल कैटेगरी से बढ़ता है नॉर्मल प्रेगनेंसी में, कंपेयर टू एक्टोपिक के, मोलार के, मल्टीपल के। इसीलिए यहाँ पर कहा है कि सीरम HCG है जो राइज मतलब बड़ा हुआ नहीं देखने को मिलेगा किसमें? एक्टोपिक प्रेगनेंसी में, कंपेयर टू अदर के। तो नॉर्मल, मोलार, मल्टीपल में क्या होगा? HCG का लेवल 48 से 72 घंटे का जो ड्यूरेशन रहता है इसमें डबल होते जाता है, फास्ट एंड फास्ट बढ़ेगा, राइज होगा, लेकिन एक्टोपिक प्रेगनेंसी में ऐसा नहीं होगा। नेक्स्ट वन, विच इज द लीडिंग कॉज ऑफ MMR इन इंडिया? मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट, मतलब प्रेगनेंसी कंसीव करने से लेके डिलीवरी होने के 42 दिनों के अंदर तक यदि माँ की डेथ हो जाए तो वो कहलाती है मैटरनल मॉर्टेलिटी।
और यहाँ पर भारत में सबसे बड़ा रीजन इसका क्या होगा? हेमरेज, सेप्सिस, अनसेफ अबॉर्शन या फिर एक्लेम्सिया। तो भारत में सबसे बड़ा कारण है एमएमआर का, जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है। मेन रीजन है इसका क्या होगा? वो होगा यहाँ पर हेमरेज। अब ये हेमरेज या तो इंट्रा ड्यूरिंग द कंसीव के टाइम का या फिर ड्यूरिंग द इंट्रानेटल पीरियड, मतलब जो प्री इंट्रा या फिर आफ्टर डिलीवरी के बाद का हो सकता है। जो मेन रीजन होता है मैटरनल डेथ का, जो मैटरनल डेथ का मेन रीजन होता है वो होता है पोस्ट आफ्टर डिलीवरी के बाद होने वाली जो एमएमआर के लिए मेन रीजन होता है भारत में रिस्पॉन्सिबल मैटरनल मोर्टेलिटी रेट के लिए हेमरेज और ब्लीडिंग। मोस्ट ऑफ दी केसेस में जो पीपीएच है जो मेनली कंसीडर किया जाता है किसको? पोस्टपार्टम हेमरेज को है जो मेन रीजन कंसीडर किया जाता है। अदर रीजन भी हो सकते हैं लेकिन मेन होता है वो क्या होता है? हेमरेज। दूसरे नंबर पे सेप्सिस हो सकता है, अनसेफ अबॉर्शन हो सकते हैं, लेकिन मेन क्या होगा यहाँ पर? हेमरेज और ब्लीडिंग। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉजिटिव साइन ऑफ प्रेगनेंसी ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर? पहले ट्राइमेस्टर में, मतलब शुरू के 12 हफ्तों में जो प्रेगनेंसी के पॉजिटिव साइन होंगे वो क्या होंगे? हैगर्स, यूएसजी एविडेंस ऑफ एम्ब्रियो, ओसिएंडर साइन या फिर चैडविक साइन। कभी भी आपको पॉजिटिव साइन पूछे, यदि प्रोबेबल प्रिजम्पटिव पूछे तो आप हैगर, ओसिएंडर, चैडविक कह सकते हैं, लेकिन कंफर्म और पॉजिटिव साइन कौन सा होता है? हमेशा सोनोग्राफी में एम्ब्रियो का दिखना, यूएसजी एविडेंस ऑफ एम्ब्रियो, फीटस का दिखना और एम्ब्रियो का दिखना है जो पॉजिटिव में कंसीडर किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए पॉजिटिव साइन पूछा है। नेक्स्ट वन, डिटेक्शन ऑफ विच इम्यूनोग्लोबुलिन वाई कॉर्डोसेंथेसिस इंडिकेट इंट्रायूट्राइन इन्फेक्शन? यदि कॉर्डोसेंथेसिस किया गया, कॉर्डोसेंथेसिस में यदि इम्यूनोग्लोबुलिन डिटेक्ट होता है, कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन डिटेक्ट होगा कि इंट्रायूट्राइन इन्फेक्शन का पता चलेगा? आईजीए, आईजीजी, आईजीएम या फिर आईजीई? कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन कॉर्डोसिंथेसिस में यदि डिटेक्ट होगा तो पता चलेगा कि क्या है? इंट्रायूट्राइन इन्फेक्शन हुआ है, तो वो होगा आईजीएम। कौन सा? आईजीएम यदि डिटेक्ट हो गया कॉर्डोसिंथेसिस प्रोसीजर के दौरान तो पता चलेगा कि जो गर्भ है, यूट्रस है, वहां पे इन्फेक्शन हुआ है। नेक्स्ट है यहाँ पर विच इज द शॉर्टेस्ट डायमीटर ऑफ पेल्विक इनलेट? तो पेल्विक इनलेट का सबसे छोटा डायमीटर कौन सा है? एंटीरियर, पोस्टीरियर, ट्रांसवर्स, ऑब्लिक या फिर सैक्रोकोटिलॉइड? तो यहाँ पर सबसे छोटे डायमीटर की बात करी जाए तो वो होगा सैक्रोकोटिलॉइड डायमीटर। ये एग्जाम में आपको पूछा जाता है। जो यहाँ पे जो डायमीटर है इनकी सेंटीमीटर में जो रेंज पूछी जाती है, कौन कहाँ पे होगा, इनलेट क्या होगी, इस तरीके से आपको क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे हम। क्वेश्चन में कहा गया है आपको विच ऑफ द फॉलोइंग आर हेमेटोलॉजिकल चेंजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एक्सेप्ट? प्रेगनेंसी में ब्लड से रिलेट करते हुए चेंजेस सब हैं, किसी एक को छोड़कर एक्सेप्ट करके पूछा है। ब्लड वॉल्यूम बढ़ता है, यस बढ़ेगा। टोटल हीमोग्लोबिन ये भी बढ़ता है। हेमेटोक्रिट वैल्यू हमेशा प्रेगनेंसी में डिक्रीज होती है, बढ़ती नहीं है। प्लाज्मा वॉल्यूम बढ़ेगा, तो याद रखना है हेमेटोलॉजिकल चेंजेस की बात करें प्रेगनेंसी में ब्लड वॉल्यूम बढ़ता है, हीमोग्लोबिन भी बढ़ेगा, प्लाज्मा वॉल्यूम भी बढ़ेगा, लेकिन हेमेटोक्रिट वैल्यू हमेशा कम होती है, कभी भी नहीं बढ़ती है। ऑप्शन में कहा है इंक्रीज, जस्ट बिकॉज यहाँ पे एक्सेप्ट करके क्वेश्चन है आपका, तो यहाँ पे आपका आंसर होगा हेमेटोक्रिट इंक्रीजेस। क्लियर? नेक्स्ट वन, मैटरनल कंपोनेंट ऑफ प्लेसेंटा इज डेवलप्ड फ्रॉम विच लेयर? एक होती है फीटल सरफेस, दूसरी होती है प्लेसेंटल मैटरनल सरफेस, फीटल और मैटरनल प्लेसेंटा की। तो जो प्लेसेंटा की मैटरनल सरफेस है वो किससे बनती है? डेसिडुआ वैसेलिस, डेसिडुआ पैराइटलिस, डेसिडुआ कैप्सुलरिस या फिर कोरियन फ्रंडोसम? किससे बनती है? मैटरनल कंपोनेंट ऑफ प्लेसेंटा दैट इज डेवलप्ड फ्रॉम विच लेयर? तो ये बनता है डेसिडुआ वैसेलिस से। किससे? डेसिडुआ वैसेलिस से। ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है आपको, या तो इसकी सरफेस पूछी जाएंगी
प्लेसेंटा की दो सरफेस होती है, एक मैटरनल और दूसरी होती है फीटल सरफेस। लेकिन यहाँ पे यदि जो मैटरनल कंपोनेंट है प्लेसेंटा को बनाने के लिए वो कौन सा होगा, तो वो होता है यहाँ पर डेसिडुआ बैसिलिस, कोरियन फ्रंडोसम के जस्ट नीचे का हिस्सा। नेक्स्ट वन, बाय विच प्रोसेस ग्लूकोज इज ट्रांसफर टू द फीटस। तो जो बच्चा गर्भ में है, यूट्रस में है, वो डायरेक्ट आप जो दाल चावल सब्जी रोटी खाते हैं तो वो डायरेक्ट तो उसके पास नहीं पहुंचेगा, वो किस फॉर्म में पहुंचेगा, तो ग्लूकोज फॉर्म में ही। अब वो ग्लूकोज किस फॉर्म में बच्चे तक पहुंचेगा, सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, पिनोसाइटोसिस या फिर एक्टिव ट्रांसपोर्ट से। डिफ्यूजन में होता क्या है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू चीजें ट्रांसफर होती हैं। लेकिन यहाँ पर बच्चे में जाना है तो ये होगा फैसिलिटेट डिफ्यूजन के द्वारा। किसके द्वारा, फैसिलिटेट डिफ्यूजन के द्वारा। जो फीटस है, क्या है, जो फीटस है उसमें ग्लूकोज का क्या होगा, पहुंचना हो पाएगा। तो याद रखना है आपको, फैसिलिटेट डिफ्यूजन को पैसिव मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स भी कहा जाता है। क्या है, पैसिव मूवमेंट भी यहाँ पे आप कह सकते हैं। नेक्स्ट वन, विच इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड इनहेलेशन एनाल्जेसिया इन लेबर। तो लेबर रूम में सबसे कॉमनली कौन सा एनाल्जेसिक यूज किया जाएगा इनहेल करने वाला, एंटोनॉक्स, नाइट्रिक ऑक्साइड, मेप्ट्रिजोनॉल या फिर डायमॉर्फिन। किसको यूज किया जाएगा, लेबर रूम में इनहेलेशन के थ्रू जो सबसे कॉमनली यूज किया जाने वाला एनाल्जेसिक है वो क्या है, सबसे कॉमनली यूज किया जाने वाला क्या है। तो यहाँ पर जो नाइट्रस ऑक्साइड है इसको भी एंटोनॉक्स नाम से जाना जाता है। लेकिन यहाँ पर यदि इनहेल करने के लिए बात की जा रही है तो इनहेलेशन वाला तो यहाँ पर एंटोनॉक्स होगा। क्या होगा, एंटोनॉक्स होगा। एंटोनॉक्स में एक्चुअल में होता क्या है कि जो ये नाइट्रस ऑक्साइड है प्लस यहाँ पर प्लस ऑक्सीजन दोनों मिला के यूज किए जाते हैं एंटोनॉक्स में। नाइट्रस ऑक्साइड यूज किया जाता है बट इनहेलेशन फॉर्म में यदि पूछे तो एंटोनॉक्स आप कहेंगे, क्योंकि इसमें नाइट्रस ऑक्साइड और CO2 दोनों का मिक्सचर यूज किया जाता है। नेक्स्ट वन इज द मेथड एंड प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग एडल्ट लर्नर इज टर्म्ड एज। तो टीचिंग की एक मेथड है जो एडल्ट लर्नर के लिए, वो क्या है, एंड्रोगोगी, पेडागोगी, ह्यूटागोगी या फिर नन ऑफ द अबव। क्या कहलाएगा ये, जिसमें आप एडल्ट्स के बारे में स्टडी करेंगे तो ये कहलाती है प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग मेथड स्पेशली फॉर द एडल्ट। इसके लिए एडल्ट लर्नर के लिए कहलाता है एंड्रोगोगी। पेडागोगी जनरली लिंग्विस्टिक और लैंग्वेज के लिए यूज की जाती है। नेक्स्ट वन, हार्मोनियस ब्लेंड ऑफ द डाइवर्स फिलोसफीज ऑफ एजुकेशन रिफर्स टू। तो अब यहाँ पे आपके क्वेश्चन 81 से आपका जो CET है, कम्युनिकेशन एजुकेशन टेक्नोलॉजी, वो आएगा, मैनेजमेंट होगा, एडमिनिस्ट्रेशन होगा। हार्मोनियस ब्लेंड ऑफ डाइवर्स फिलोसफी एजुकेशन में हो क्या है, इलेक्टिज्म, नेचुरलिज्म, आइडियलिज्म या फिर रियलिज्म। इस तरीके से क्वेश्चन आपको ESIC में अभी आया था, उसमें है जो आइडियलिज्म थ्योरी थी, रियलिज्म थ्योरी थी, लेकिन यहाँ पर हार्मोनियस ब्लेंड पूछा है दो चीजों का तो वो होगा इलेक्टिज्म। नेक्स्ट वन, a formal tentative statement of the expected relationship between two or more variable under a study। दो या फिर दो से ज्यादा वेरिएबल का जो एक्सपेक्टेड रिलेशन है वो क्या कहलाएगा, रिसर्च प्रॉब्लम, रिसर्च डिजाइन, हाइपोथीसिस या फिर एक्सट्रैक्ट। तो ये कहलाती है हाइपोथीसिस। क्या है, हाइपोथीसिस। नेक्स्ट वन इज brief description of events or situation to which respondents are asked to react and provide information how they would handle the situation described in researches। रिसर्च के क्वेश्चन में कहा गया है यहाँ पर कि ब्रीफली किसी भी चीज को आप डिस्क्राइब करते हैं, या कोई इवेंट हो सकता है, कोई सिचुएशन हो सकती है, तो यहाँ पर जो रिस्पोंडेंट्स हैं कुछ रिएक्ट करें, डिस्क्राइब कर रहे हैं आप, तो रिस्पोंडेंट है कुछ रिएक्ट करें रिसर्च में, तो वो क्या कहलाएंगे,
वो कहलाते हैं विग्निटीज। क्या होंगे? विग्निटीज। नेक्स्ट वन, द सब्जेक्ट में बिहेव अ पर्टिकुलर मैनर बिकॉज दे आर अवेयर ऑफ देम बीइंग ऑब्जर्व्ड इन विच इफेक्ट। तो यहाँ पर कौन सा इफेक्ट कहलाएगा? जिसमें कोई भी सब्जेक्ट किसी पर्टिकुलर चीज के लिए ऑब्जर्व किया जा रहा हो। हॉथरॉन, एक्सपेरिमेंटल, नोवेल्टी या फिर हेलो इफेक्ट। हेलो पूछा गया था, हॉथरॉन पूछा गया था, तो यहाँ पर हॉथरॉन इफेक्ट होगा। कौन सा? हॉथरॉन इफेक्ट। नेक्स्ट वन इज recruiting all the people from accessible population who meet the eligibility criteria over a specific interval or for a specified sample size for research is which type of sampling। यहाँ पर रिक्रूट किया जा रहा है ऐसी जनता को जो एलिजिबल है उस चीज के लिए स्पेसिफिक इंटरवल में, स्पेसिफिक ड्यूरेशन में, तो वो कौन सी सैम्पलिंग होगी? क्लस्टर, स्ट्रेटिफाइड, सिस्टमिक या फिर कॉन्जिक्यूटिव। यहाँ पर रिक्रूटिंग की जा रही है यदि सभी लोगों में से जो एलिजिबल क्राइटेरिया मैच कर रहे हैं जो लोग, तो वो सैम्पलिंग कहलाएगी कॉन्जिक्यूटिव सैम्पलिंग। कौन सी? कॉन्जिक्यूटिव सैम्पलिंग। नेक्स्ट वन, एथिकल प्रिंसिपल दैट एम्पावर पर्सन टू मेक फ्री डिसीजन कैन बी इम्प्लीमेंटेड बाय। तो यहाँ पर एथिकल प्रिंसिपल बताना है जो किसी पर्सन को अपने फ्रीली डिसीजन लेने की क्षमता देती है। कॉन्सेंट, मैचिंग, रेंडमाइजिंग या फिर कन्फाउंडिंग। क्या होंगे वो एथिकल प्रिंसिपल जो आपको ये ताकत देते हैं कि ये सही है या नहीं, कुछ डिसीजन लेने के लिए आपको फ्रीली रखेंगे, तो वो होता है कॉन्सेंट। क्या होता है? होता है कॉन्सेंट। तो आज की क्लास के लिए इतने ही क्वेश्चन। आई होप आपको आज का पेपर अच्छा लगा हो। तो जो लोग डीएचएस का पेपर दे रहे हैं उनको लिए डीएचएस का यदि मेघालय का पेपर अरेंज हो जाता है तो वो भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा, और ये भी डीएचएस का नर्सिंग ऑफिसर का ऑफिशियल पेपर है। जिन भी लोगों ने अभी तक बुक ऑर्डर नहीं की है प्लीज़ बुक को ऑर्डर कीजिए, आपके डीएचएस एग्जाम में भी बहुत हेल्पफुल होगी। साथ ही साथ जो लोग यदि अपकमिंग टाइम में कोई से भी एग्जाम दे रहे हैं तो सभी का पीडीएफ मटेरियल भी अवेलेबल है, वो भी आप ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। बाय बाय, टेक केयर।